Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 8 history, and the chapter's name is Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Let's start with our today's chapter, Tribal, Dikus and the Vision of a Golden Age. So in 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. So you must have heard about the Birsa Munda, and if you not, then you are going to study about him in this chapter. So एक बिरसा नाम का इंसान था जो कि 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर जो जगह है वहां के विलेजेस और जंगलों में वो इधर उधर घूम रहा था. People said he had miraculous power. He could cure all diseases and multiply grains. अब लोग ऐसा कहने लगे कि जो बिरसा हैं उनके पास मिराक्युलस पावर है, मतलब कि कोई चमत्कारी शक्तियां हैं और वो किसी भी डिजीज को, किसी भी जो परेशानी है, बीमारी है, उसको ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ वो ग्रेन्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मतलब अगर आपके पास 1 kg गेहूं है तो उसको दुगना करके 2 गुना या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रेन को. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus outsiders. अब बिरसा ये कहते हैं कि उन्हें गॉड ने अपॉइंट किया है, उन्हें भगवान ने अपॉइंट किया है ताकि वो अपने लोगों को ट्रबल से, ट्रबल मतलब दिक्कत से बचा सकें और उनको स्लेवरी से मुक्त कर सकें. स्लेवरी मतलब एक तरीके से जो बंधुआ होता है. तो दिक्कूज मतलब कि आउटसाइडर्स. तो आउटसाइडर्स ने जो बिरसा के लोग हैं, मतलब कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को जो स्लेव बना रखा है, जो उनको बंधुआ बना रखा है, तो उस चीज से मुक्त कराना चाहते थे बिरसा. और वो कहते थे कि भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है अपने लोगों को बचाने के लिए और उनको स्लेवरी से, जो बंधुआ वो लोग बने हुए हैं, उससे उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने उन्हें अपॉइंट किया है. Soon thousands began following बिरसा. और जल्दी ही बहुत सारे, मतलब हजारों लोग बिरसा को फॉलो करने लग गए, उनको मानने लग गए. बिलीविंग दैट ही वाज भगवान. लोग ऐसा मानने लग गए कि वो भगवान है, गॉड है और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वहां आए हैं. बिरसा जो है उनका जन्म मुंडाज की फैमिली में हुआ था. मुंडा मतलब वे एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर में रहता है, ठीक है. बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, सांथल्स एंड ओराउंस. अब बिरसा वैसे तो मुंडास ट्राइबल से आते थे, बट उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, वो अलग अलग ट्राइब से आते थे. मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुंडास ट्राइब के जो लोग हैं वही उन्हें फॉलो करते थे. दूसरे जो ट्राइब्स थी, सांथल्स हो गए, ओरान्स हो गए, वो भी उन्हें फॉलो करते थे. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग. अब ये सभी लोग जो हैं, सांथल्स हो गए, ओराउंस हो गए, मुंडास हो गए, ये सब बिरसा को क्यों फॉलो कर रहे थे? ऐसा क्या था जो कि इन सभी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था बिरसा की तरफ? तो सबसे पहला ये था कि जो बिरसा है उन्होंने बोला था कि वो उनको बचाने आए हैं, भगवान ने उनको अपॉइंट किया है उनकी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए. तो सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी दिक्कत को फेस कर रहे थे. मतलब उनकी जो दिक्कतें थी वो एक ही तरह की थी. इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग. तो किस चीज से वो नाखुश थे? उनकी लाइफ्स में जो चेंजेस आ रहे थे, जो बदलाव आ रहे थे, उन सभी चीजों से वो परेशान थे. एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. उनकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे थे उसकी वजह से वो नाखुश थे. और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्हें ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, नाराज थे. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. तो ये जो ट्राइबल्स थी, उनका जो फेमिलियर वे था रहने का, मतलब कि वो पुराने टाइम से जिस तरीके से रहते आ रहे थे, अपना जीवन जीते आ रहे थे, अब वो डिसअपेयर सा होने लग रहा था. मतलब अब वो कहीं गुम हो रहा था. मतलब कि ब्रिटिश रूल के अंडर वो अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पा रहे थे जैसे कि वो पहले जिया करते थे. अब उनकी जो लाइवलीहुड है, मतलब कि जिस तरीके से वो अपना जीवन चला रहे हैं, उनकी जो रोजी रोटी जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, पेट भर रहे हैं, अब वो खतरे में लग रहा था. अब वो अपने घर अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे जो कि वो हमेशा से करते आए हुए हैं. उन्हें अपना जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, वो डेंजर में लग रहा था, खतरे में लग रहा था. बट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व. अब बिरसा ने ये तो कहा कि वो अपने लोगों की दिक्कतें सॉल्व करने आए हैं, बट किस तरह की दिक्कतें वो सॉल्व करना चाहते थे?
Who were the outsiders being referred to as Dikus and how did they enslave the people of the region? तो बिरसा ने बोला कि वो लोगों को स्लेवरी से मुक्त कराएंगे। दिकूज ने जो लोगों को स्लेव बना रखा है उससे मुक्त कराएंगे। तो दिकूज मतलब क्या है? आउटसाइडर। तो किन लोगों को बिरसा आउटसाइडर कह के बुला रहे थे, किन लोगों को वो दिकूज कह रहे थे, और किस तरीके से उन लोगों ने ट्राइब्स को, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको इंस्लेव कर रखा था, बंदी बना रखा था, गुलाम बना रखा था, किस तरीके से वो ये सब कर रहे थे। वट वॉज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश? ब्रिटिश रूल में ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा था, उनकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ रहा था ब्रिटिशर्स का। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज? उनकी लाइफ ब्रिटिशर्स की वजह से किस तरीके से चेंज हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस चैप्टर में देखने मिलेंगे और इनके आंसर्स जो हैं वो हम ढूंढेंगे। यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर। तो पिछली क्लास में आपने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके से जो सिस्टम ब्राह्मण्स ने बनाया है उनको फॉलो नहीं करते, उनसे अलग उनका सिस्टम रहता है। जो ट्राइबल्स है वो कोई कास्ट सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं करते, कोई कास्ट सोसाइटीज नहीं होती उनके, वहां पे कोई जाति वाला सिस्टम ट्राइबल्स फॉलो नहीं करते। और ब्राह्मण्स ने जो सिस्टम सेट किया था वो जाति वाला ही था, कास्ट सिस्टम था, बट जो ट्राइबल्स हैं वो ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. जो लोग सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो एक ही ट्राइब के हैं, वो ऐसा मानते थे कि वो एक कॉमन किनशिप से जुड़े हुए हैं। किनशिप मतलब क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको हम किनशिप कहते हैं। आपके आपके मम्मी पापा भाई बहन उनके साथ में जो रिलेशन है ना, उसको हम किनशिप कहते हैं। तो एक ट्राइब के जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो एक ही फैमिली के लोग हैं। However, this did not mean that there were no social and economic differences within the tribe. अब ट्राइबल्स में कोई सोसाइटी जो कास्ट सिस्टम है वो तो नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। ट्राइब्स में भी सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस मान लो किसी के पास थोड़ा मतलब कोई थोड़ा ज्यादा अमीर है, कोई थोड़ा ज्यादा गरीब है, इस तरीके से सोशली उनमें डिफरेंस रहते थे। कुछ लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से जीवन जीते हैं। मतलब कि भले ही कास्ट सिस्टम नहीं था, बट दैट डजंट मीन देयर वर नो डिफरेंसेस। डिफरेंसेस वर स्टिल देयर इन द ट्राइब, बट वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते। Right, so this was the basic introduction of this chapter, and in this video we have an overview that what we are going to read in this whole chapter. So इसमें आपको बिरसा के बारे में पता चला कि वो मतलब थोड़ा आइडिया मिला कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में फेमस थे, लोगों ने फॉलो कर रहे थे। और ट्राइब्स को हमें इससे ये जानने को मिला कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी ब्रिटिश के रूल में, बट क्या दिक्कतें हो रही थी, किस तरीके से वो दिक्कतों का सामना कर रहे थे, ये सब हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? So in this video, we are going to see that how tribals were leading their life, what kind of activities they were involved in. So in this chapter, we are going to see that how the tribals were living their life in the British period and what were the problems they were facing. But before knowing the problems, before getting into all those things like the problems they were facing and how they overcame that, it is important for us to have an idea about their life, how they were living their life. So let's start. By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. तो 19th century के आते आते जो ट्राइबल लोग हैं वो काफी सारी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, काफी अलग अलग काम करते थे अपना जीवन जीने के लिए। सो द फर्स्ट वन वाज सम वर झूम कल्टिवेटर्स। तो कुछ जो लोग थे, कुछ जो ट्राइबल्स थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे। अब ये झूम क्या है? तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन योर अर्लियर क्लासेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही ज़ूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, सेम ही चीज है। तो सम ऑफ देम प्रैक्टिस ज़ूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। तो जो ज़ूम कल्टीवेशन है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में किया जाता था, मतलब कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पे किया जाता था। और ज्यादातर ये जो टुकड़े रहते थे जमीन के या जो खेती होती थी ये जंगलों में होती थी, कि जंगल के किसी पार्ट को, देखो ज़ूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंगल जंगल है, बट अब लोगों को तो जीना है, उन्हें तो खाना खाना है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इस जंगल का छोटा सा हिस्सा जो है वो काट देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे पूरा जंगल था, अब इसका ये वाला हिस्सा जो है मान लो काट दिया। ये पूरा जंगल था पहले, ठीक है, ये पूरा जो था जंगल था, मान लो इस पूरे प्लॉट ऑफ लैंड में it was just forest and trees, right? But now they have cleared this part of land, कि ये वाला जो लैंड का टुकड़ा है इसको उन्होंने क्लियर कर दिया। क्लियर मतलब यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काट दिए
और उसके बाद क्या किया गया, उन जो कटा हुआ पेड़ थे, जो लकड़ी बची, उसको इसी जमीन पे जो गिर गए उसको जला दिया। अब जलाने से क्या होगा, उसकी राख बनेगी, और राख जो है दैट इज अ वेरी गुड मैन्योर फॉर दी सॉइल। तो वो सॉइल के लिए, जमीन के लिए खाद का काम करती है, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल होती है। अच्छी फर्टाइल होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो जब वो उसको जला देते हैं, राख बन जाती है, राख जमीन में मिल जाती है, तो उसके बाद वो उस पर फिर खेती शुरू करते हैं, उसको जोतते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसमें बीज उगाते हैं, और मतलब नॉर्मल जो खेती होती है वो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि लोग जो हैं इसको शिफ्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लाइक उन्होंने कुछ साल तक यहाँ पे खेती की इस टुकड़े में, बाद में कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब मान लो 2-4 साल जो है इसमें खेती की, उसके बाद इन्होंने दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर दिया। अब उन्होंने ये वाला जो टुकड़ा है लैंड का उसे खाली किया और इसको यूं ही छोड़ दिया। अब जब इसको यूं ही छोड़ देंगे, इस पे कोई खेती नहीं करेंगे, तो इस वाले, ये जो पुराना वाला टुकड़ा था जमीन का, इसमें अपने आप नए पेड़ पौधे जो हैं उगना शुरू हो जाएंगे, और वापस से ये वाला जो प्लॉट है ये फिर से जंगल से कवर हो जाएगा, पेड़ पौधे बन जाएंगे, और अब वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। फिर इस वाले जो जमीन है इस पे कुछ टाइम खेती करने के बाद वो कोई दूसरे टुकड़े पे खेती करने लग जाएंगे, और इसको यूं ही छोड़ देंगे, फिर इस पे भी जंगल जो है वो वापस से बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एनवायरमेंट का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता यूं कहें, बट हाँ जब वो जलाते हैं तो उससे जरूर पॉल्यूशन वगैरह होता है। बट हाँ वो इसी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो जीते हैं, इसी तरीके से वो नॉर्मली खेती करते हैं। जंगलों को ऐसा परमानेंटली क्लियर नहीं करते, शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि जंगल जो है वो अपने आप को रिकवर टाइम टू टाइम करता रहे। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है वो भी कहते हैं। मतलब कि पेड़ों को स्लैश कर दिया, काट दिया, और उसके बाद बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उस वजह से इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। The cultivators cut the tree tops to allow the sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कल्टीवेटर हैं वो क्या करते हैं, वो ट्री टॉप को काट देते हैं, जो पेड़ होते हैं उन्हें काट देते हैं, ताकि सनलाइट वगैरह जो है जमीन तक आ सके, मतलब नॉर्मली जमीन को क्लियर करते हैं, और जो भी वेजिटेशन होती है जमीन पे उसको जला देते हैं। ठीक है, पेड़ वगैरह काटने के बाद उसको जला देते हैं। दे स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटैश टू फर्टाइल द सॉइल। और जो राख बनती है, एश, एश मतलब राख, तो जो राख बनती है उसको वो जमीन में अपनी जो सॉइल है उसमें स्प्रेड कर देते हैं, ताकि जो सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाए। तो एश में क्या होता है, पोटैश होता है, तो पोटैश जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल के लिए अच्छा होता है। They use the axe to cut the trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation। तो एक्स का यूज करते हैं। एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, इस तरीके से एक डंडे पे आगे इस तरीके से शेप से बना होता है ना कुल्हाड़ी, आपने देखा होगा, नहीं तो नेट पे सर्च कर लेना, आपको फोटो पता चल जाएगी उसकी। तो एक्स को वो यूज करते थे पेड़ को काटने के लिए, हो को वो यूज करते थे सॉइल को स्क्रैच करने के लिए, कि जमीन में बीज लगाने के लिए उसको सबसे पहले नरम बनाना होता है। सॉइल जो है वो बहुत ही सख्त होती है, एकदम टाइट रहती है ना, जहाँ पे आप चलते फिरते हो देखना कहीं पे भी, तो जहाँ मिट्टी है वो एकदम टाइट रहती है, बट उतने टाइट जमीन पे बीज नहीं उगाया जा सकता। तो उसको पहले नर्म किया जाता है, उसको खोद के सॉइल को थोड़ा ढीला बनाया जाता है, उसे नर्म बनाया जाता है, फिर उसमें बीज उगाया जाता है। तो उसको नर्म बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए हो का यूज होता है। They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plugging the land and sowing the seed। वो लोग क्या करते हैं, वो जमीन को प्रिपेयर करने के बाद बस बीजों को यूं ही फैला देते हैं, मतलब जैसे हाथ से फेंक फेंक के ना पूरा बस जमीन पे फैला देते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लगिंग द लैंड का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा ना, बैल को यूज करके हल जो है उसके पीछे लगाया जाता है, बैल के पीछे, और उस हल से क्या किया जाता है, उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं, और जैसे जैसे बैल आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हल जो है उसके पीछे चलता है, और हल में जो किसान है वो बीज डालता है, तो उसके साथ साथ लाइन वाइज जो बीज हैं वो जमीन में डलते जाते हैं। बट ऐसा जो ट्राइबल्स हैं वो नहीं करते थे, वो सिंपल सा कोई हल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो बस बीजों को यूं ही फैला देते थे, हाथ से फेंक फेंक के बस जमीन पे स्प्रेड कर देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। और एक बार जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती थी, उसे वो काट लेते थे, उसके बाद वो दूसरे फील्ड पे नई फसल उगाने के लिए नए सीजन में वो दूसरे फील्ड पे शिफ्ट कर जाते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो किस तरीके से प्लॉट को शिफ्ट कर देते हैं। A field that had been cultivated once was left fallow for several years। जिस खेत पे एक बार खेती कर ली गई हो, उसमें फसल उगा ली गई हो, उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है। फैलो का मतलब होता है कि जब कुछ टाइम के लिए किसी जमीन को यूं ही छोड़ दिया जाए, उसमें कोई खेती ना की जाए, ताकि जो जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले।
So fallow, a field left uncultivated for a while so that the soil recovers fertility. किसी फील्ड को, किसी खेत को आप अनकल्टिवेटेड मतलब होता है कि उस पर कल्टिवेशन ना करो, उस पर खेती ना करो, तो कुछ टाइम के लिए जब आप फील्ड पर खेती नहीं करते और उसे यूं ही छोड़ देते हैं ताकि वो वापस से अपना जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो रिगेन कर ले, रिकवर कर ले, उस चीज को हम कहते हैं फेलो. तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. अब ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स कौन? जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, ऐसे लोग जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, उन्हें शिफ्टिंग कल्टिवेटर कहा जाता है. तो ये लोग जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हिली एरियाज में, मतलब पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं. कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. तो इंडिया का जो मिडिल वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, और नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ वाला जो होता है, तो वहां वाले इलाके में ये आपका साउथ हो गया नीचे, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, राइट. और यहाँ पे कहीं जो मिडल वाला पार्ट है, जो मध्य प्रदेश वगैरह वाला पार्ट है, तो यहाँ पे और नॉर्थ ईस्ट वाले जगहों पे ये जो ट्राइबल लोग हैं, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, वो पाए जाते हैं. वो भी कहाँ पे? हिली वाले एरिया में भी और फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स में नॉर्मली देखने मिलते हैं. The lives of these tribal people depended on free movement within the forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. अब इनकी जो लाइफ है, जो ट्राइबल्स की लाइफ है, वो पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पे. और फॉरेस्ट में भी किस तरीके से? कि वो फॉरेस्ट में, जंगल में फ्रीली मूव कर सकें, मतलब कभी भी अपनी मर्जी से आ सकें, जा सकें, उसमें कोई भी सामान जो है वो ले सकें, फॉरेस्ट की कोई भी लकड़ी, कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज जो है वहां का इस्तेमाल कर सकें, वहां की जमीन अपने काम के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकें. तो बेसिकली देयर लाइफ्स वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट को वो जिस भी मर्जी से यूज करें, इस तरीके से वो अपनी लाइफ चलाते थे. तो फॉरेस्ट पे काफी हद तक डिपेंड थे वो. दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कैसे करते हैं? जंगलों के किसी टुकड़े को काट के फिर ही तो उस पर खेती करते हैं ना. तो क्योंकि उनको फॉरेस्ट की फ्री एक्सेस थी, कभी भी फॉरेस्ट में आ सकते हैं, जा सकते हैं, फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं अपने तरीके से. इसी जो एक यही तरीका था, मतलब फॉरेस्ट को की उनको एक्सेस थी, फॉरेस्ट में वो आराम से आ जा सकते थे, इसी वजह से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर पा रहे थे. अब मैं इस चीज पे क्यों इतना फोकस कर रही हूँ कि उन्हें फॉरेस्ट में फ्री एक्सेस थी, फ्री मूवमेंट थी. अब ये आपको आने वाले नेक्स्ट सेक्शंस में पता चलेगा कि जो फ्री मूवमेंट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इन लोगों के लिए. Some were hunter gatherers. So in the last video we started with a new section that was how did tribal groups live, and there we started with the first way of their living life, that was of zoom cultivation or shifting cultivation. Means some of the people in tribes used to live by doing shifting cultivation, and now the second way of their living was through hunting and gathering. In many regions tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. तो बहुत सारे ऐसे regions थे जहाँ पे जो tribal group हैं वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे थे? वो hunting कर रहे थे animals की, मतलब जानवरों का शिकार कर रहे थे, और forest produce को gather कर रहे थे, मतलब जंगलों की जो चीजें हैं, fruit हो गया, फल हो गया, जड़ें हो गई, तो forest से जो भी चीजें important होती थी, use वाली होती थी, उसे gather करते थे. gather करना मतलब इकट्ठा करना. तो वो जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से चीजों को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे. दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और वो जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल, मतलब कि इंपॉर्टेंट समझते थे. द खोन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा. और इसी तरह की एक कम्युनिटी जो कि हंटिंग करती है एनिमल्स की और गैदरिंग करती है, वो थी खोन्स. और जो खोन्स हैं, ये कम्युनिटी कहाँ रहती थी? ये ओडिशा के जंगलों में रहती थी. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. तो खोन्स के लोग क्या करते थे? वो सारे साथ में टाइम टू टाइम शिकार थे, और जो भी शिकार होता था उसको आपस में बांट लेते थे. तो ऐसा नहीं होता था कि एक एक पर्सन अपना पर्सनल शिकार कर रहा है, सब लोग अलग अलग शिकार पे जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता था. वो सभी लोग मिलकर शिकार करते थे और फिर उस शिकार को बांट लेते थे. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. तो ये लोग क्या करते थे? ये फ्रूट खाते थे, रूट्स खाते थे जो कि इन्होंने जंगलों से इकट्ठी की होती थी, और साथ ही साथ ये पका हुआ खाना खाते थे कुछ कुछ. और वो खाने को किसमें पकाते थे? साल एंड महुआ के जो बीज होते हैं उनसे वो लोग खुद ही तेल निकालते थे, और उस तेल में फिर वो खाना पकाते थे. तो साल क्या है? एक ट्री है, तो इस ट्री के जो बीज रहते थे उनका तेल निकालते हैं. और महुआ, अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज्ड टू मेक अल्कोहल. महुआ एक फ्लावर होता है जो कि
लोग शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको वैसे भी खाते हैं। तो इन चीजों से वो तेल बनाते थे और उससे खाना पकाते थे। दे यूज मेनी फॉरेस्ट shrubs एंड herbs फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। तो बहुत सारी ऐसी shrubs वगैरह रहती थी, जो झाड़ियां रहती थी, herbs रहती थी, उनको जो ट्राइबल लोग हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते थे, मतलब कि दवाई के तौर पर यूज करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, मतलब जंगलों से उन्होंने जो भी इकट्ठा किया है उसको वहां की लोकल मार्केट में बेच भी देते थे। The local weavers and leather workers turned to the khons when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leathers. तो वहां पे लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स भी रहते थे। वीवर्स क्या होते हैं, बुनकर इन्हें कहते हैं, ये कपड़े को बुनते हैं। और लेदर वर्कर मतलब कि जो चमड़े का काम करते हैं, ठीक है, चमड़े से बेल्ट वगैरह बनाना या चप्पल बनाना, ठीक है। तो जो लेदर वर्कर्स रहते थे, वीवर्स रहते थे, वो क्या करते थे, वो खोन्स के पास आते थे। क्यों? ताकि खोन्स से वो लोग कुसुम और प्लाश के फ्लावर ले सकें। तो जो वीवर्स हैं, जो लेदर वर्कर्स हैं, उन्हें कुसुम और प्लाश के फ्लावर्स क्यों चाहिए होते थे खोन्स से? क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं उनको वीवर्स और ये जो लेदर वर्कर्स हैं वो यूज करते थे अपने कपड़ों को और लेदर को कलर करने के लिए, ठीक है। तो कुसुम और प्लाश जो है वो कलर करने के लिए यूज होता था, और खोन्स जो है वो उसकी सप्लाई करते थे अलग अलग वीवर्स को और लेदर वर्कर्स को। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स? अब ऐसा तो था नहीं कि ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंड करते होंगे, है ना, कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये लोग खाने के लिए और जो चीजें थी वो भी इकट्ठा करते थे इधर उधर से। तो कहाँ से इन लोगों के पास जो दूसरे ग्रेन्स हैं, राइस हैं, वो सब आते थे? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो सिर्फ फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जो भी उन्हें मिला वो इकट्ठा कर रहे हैं और जानवरों को हंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई खेती नहीं कर रहे, जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह ये नहीं कर रहे, क्योंकि अगर झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो उससे ये खुद का अनाज जो है, ग्रेन जो है, उगा पाएंगे। बट क्योंकि ये लोग खेती नहीं कर रहे थे, तो फिर इनके पास अनाज जो है वो कहाँ से आता था? At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. अब कभी कभी क्या करते थे वो लोग, क्या वो खेती तो नहीं करते बट उन्हें कुछ चाहिए, तो वो क्या करते थे, जो भी उन्हें चाहिए उसको लेने के लिए वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सचेंज कर देते थे। मतलब कि जो इनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये किसी और पर्सन को दे देते थे, और उस पर्सन के पास जो वैल्यूएबल चीज है जो इन्हें चाहिए वो ये ले लेते थे। तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, जब हम चीजों को चीजों के लिए ही एक्सचेंज करें। हम कोई पैसा नहीं दे रहे कुछ लेने के लिए, वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। हम कोई सामान लेने के लिए कोई दूसरा सामान दे रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल्स होते थे ये क्या करते थे, ये भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दे देते थे और उसके बदले कुछ और जो सामान इन्हें चाहिए वो ले लेते थे दूसरे लोगों से जिनके पास वो है। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड। और कभी कभी वो लोग खरीद भी लिया करते थे, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता था उसको लोकल मार्केट से खरीद भी लिया करते थे। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. अब बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग भी थे ट्राइबल्स में से जो कि बहुत ही ऑड जॉब्स करते थे, मतलब कि थोड़ी अलग जॉब, मेहनत वाला काम। जैसे कि कैरिंग लोड्स, जो सामान है, भारी भरकम जो चीजें होती हैं उन्हें उठाना। रोड्स को बिल्ड करना, मतलब कि जहाँ पे अगर रोड वगैरह बन रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा काफी सारे लेबर्स जो हैं वो लगते हैं उसमें। तो बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं वो रोड बिल्डिंग में हेल्प करते थे, उसमें काम करते थे। और कुछ ऐसे भी लेबरर्स होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, जो कि पेजेंट्स और फार्मर्स के खेतों में काम करते थे, ठीक है। अब इनके पास इनके खुद के खेत तो थे नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे जो फार्मर्स वगैरह हैं वो इनको एज लेबरर हायर करते थे और ये उनके खेतों में काम करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कम रहने लगता था, श्रैंक मतलब जब कमी हो जाती है, वो डूबने लगता है। डूबना मतलब कि यही हो गया कि जब जंगलों से वो ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा कर पा रहे, उतना नहीं इकट्ठा कर पा रहे जितना कि उन्हें चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, तो इन ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था, इधर उधर। वेंडर मतलब कि घूमना इधर उधर, तो उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, इधर उधर घूमना पड़ता था काम की सर्च में, काम ढूंढने के लिए एज लेबरर्स। तो ये फिर लेबरर की तरह काम करने के लिए इधर उधर काम ढूंढते थे। But many of them, like the Baigas of central India, were reluctant to do work for others. अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि दूसरों के लिए काम कर लेते थे, दूसरे के खेतों में लेबर की तरह काम कर लिया, रोड बिल्डिंग वगैरह में काम कर लिया। मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि दूसरों के लिए काम करके अपना जीवन चला लेते थे बीच बीच में। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जैसे कि बैगास। बैगास एक कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की,
ये लोग ऐसे थे, ये दूसरों के लिए काम करने के लिए रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट मतलब बचना, ठीक है, अपने आप को रोकना। तो जो बेगास थे वो दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। द बेगास सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ फॉरेस्ट who could only live on the produce of forest। जो बैगास हैं वो अपने आप को जंगलों का आदमी समझते थे, मतलब कि हम तो जंगलों में रहने वाले लोग हैं और हम पूरे तरीके से जंगलों पे डिपेंड रह सकते हैं। हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमारा जंगल जो है वो हमें दे देगा। हम अपनी जरूरतों को सिर्फ जंगल से ही पूरा कर सकते हैं, हमें किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बैगास सोचते थे। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बेगा टू बिकम अ लेबरर। तो उनकी डिग्निटी की बात हो जाती थी कि मतलब कि गरिमा, उनकी मर्यादा की बात होती थी कि अगर कोई इससे काम कर लेगा, इससे नीचे का काम कर लेगा, कोई लेबरर की तरह काम कर लेगा, तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है। वो उनके लिए उतना रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता था, इज्जत वाला काम या अच्छा नहीं माना जाता था कि भाई हम तो फॉरेस्ट में रह के अपना काम करेंगे, अपना जो भी खाना वगैरह है वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करेंगे, हम किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, तो उसको गंदा माना जाता था किसी और के लिए काम करने को। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। अभी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर इनको कुछ चाहिए जो कि फॉरेस्ट में या लोकली अवेलेबल नहीं है, तो उसको इन्हें लोकल मार्केट से खरीदना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें ये खुद खरीदते भी थे और बहुत सारी चीजें ये बेचते भी थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है उसे बेचते भी थे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। अब क्योंकि खरीद बेच हो रही है कुछ लेवल पर, है ना, कुछ सामानों की वो खरीद कर रहे हैं, कुछ सामानों की बेच कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता था, ये लोग ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स पे डिपेंड होने लगे। मतलब कि ट्रेडर्स कौन हो गए, जो कि व्यापारी हैं, जो कि सामानों को खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन एक तरीके से। और मनी लैंडर वो होते हैं जो कि मनी को लैंड करते हैं, मतलब पैसा उधार पे देते हैं। तो क्योंकि ये लोग थोड़ा सा बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, इस वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। ये जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते थे, वो अपने सामान लाते थे ट्राइबल्स वाले एरिया में और उसको बहुत ही हाई प्राइसेस पे उन्हें बेचते थे, बहुत ही महंगा बेचते थे। जो मनी लैंडर्स हैं, दे गेव लोन विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्नड। अब मनी लैंडर्स से क्या करते थे, जो ट्राइबल्स हैं वो उधार लेते थे, लोन लेते थे और उसके मदद से अपनी जो भी उनकी कैश नीड्स हैं, मतलब जो उनकी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करते थे। और साथ ही साथ जो वो थोड़ा बहुत कमाते थे उससे भी अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। मतलब कि जितना वो कमाते थे वो उन्हें कम पड़ता था, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा कम पड़ता था और इसीलिए उन्हें उधार लेना पड़ता था। अब वो उधार तो ले लेते थे, बट उस लोन पे जो इंटरेस्ट रहता था वो बहुत ही हाई रहता था यूजुअली। मतलब कि मनी लैंडर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे इन्हें लोन देते थे। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मींट डेट एंड पॉवर्टी। तो इसीलिए ट्राइबल्स के लिए अगर उनके नजरिए से देखें तो उनके लिए नॉर्मली क्या रहता था, मार्केट एंड कॉमर्स, मतलब अगर वो खरीद कर रहे हैं किसी चीज को, सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रेडिंग का सिस्टम था उसका मतलब था डेट। डेट मतलब होता है कर्ज और पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो जो ट्राइबल्स थे उनके लिए खरीदना बेचना इसका मतलब क्या है कि वो कर्ज में डूबते जाएंगे और गरीबी और ज्यादा आती जाएगी। They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery। और इसीलिए धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने लगी, वो डेट ट्रैप में फंसते चले गए, बहुत ज्यादा उनपे कर्ज बढ़ गया, बहुत ज्यादा उनकी हालत जो है वो खराब होने लगी। और इसलिए धीरे धीरे करके जो ट्राइबल्स हैं वो मनी लैंडर्स को जो पैसा उधार देते थे उनको और ट्रेडर्स को ईविल आउटसाइडर्स, ईविल मतलब बुरा और आउटसाइडर्स मतलब बाहरी लोग, तो गंदे बुरे बाहरी लोगों की तरह उसे देखने लगे। मतलब कि अभी ऐसा मानने लग गए कि जो मनी लैंडर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो बहुत ही बुरे लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं और ये गंदे हैं। और इन्हीं लोगों के कारण इनके लाइफ में मिजरी आई है, इनकी जो हालत हुई है, खराब हुई है, दुर्दशा हुई है इनकी, वो मनी लैंडर एंड ट्रेडर्स की वजह से हुई है। तो ऐसा ये मानने लगे थे। सो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से एक तरीका जो ट्राइबल्स का जीने का था वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके भी था, बट सिर्फ और सिर्फ वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे, इसके साथ साथ वो कुछ चीजों की खरीद बेच भी करते थे। कुछ चीजों को वो बार्टर सिस्टम के तौर पे दूसरे लोगों से अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस देके और उनके बदले कुछ और सामान लेके ऐसे भी काम चलाते थे। तो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो बिना खेती किए चल रही थी। कुछ लोग लेबरर्स की तरह भी काम करते थे जब उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलता था। और कुछ जो बेगार्स जैसे लोग थे, जैसी कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी लेबरर की तरह काम करना अच्छा नहीं मानती थी। तो ये सब चीजें हमने इस सेक्शन में पढ़ी। Some herded animals. So we were reading about the tribals and how they used to live their life, what kind of activities they were engaged in. So we have discussed the two kind of activities they used to do. The first one was of the shifting cultivation. Some tribal people used to do the shifting cultivation
and some other people who are engaged in hunting and gathering. And now the third type of activity the people used to do was herding the animals, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनका पालन पोषण करना, उनको अपने पास रखना, उनको पालना और उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी थे जो कि जानवरों को अपने पास रखते थे, उनका पालन पोषण करते थे. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. और ये जो लोग होते थे जो कि जानवरों को रखते थे अपने पास, ये पेस्ट्रोलिस्ट होते थे. पेस्ट्रोलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो कि जगह जगह जाते हैं अपने जानवरों के साथ और ये सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं अपने पूरे एनिमल ग्रुप के साथ. मतलब कि इसमें लिखा है कि दे मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शिप, मतलब कि उनके जो गाय भैंस रहती थी उनके ग्रुप के साथ, उनके झुंड के साथ, उनके भेड़ों के झुंड के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे सीजन टू सीजन. मतलब जैसे सर्दी में वो एक जगह रहेंगे, फिर जैसे ही गर्मी आएगी तो वो दूसरी जगह में शिफ्ट कर जाएंगे. और ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो अपने जो जानवर है उन्हें खाना खिला पाए. अगर सर्दी में एक जगह पे घास मिलती है और गर्मी में वहां पे नहीं होता, या फिर यूं कहो कि गर्मी में काफी जगहों पे घास मिलती है और सर्दी में वहां पे नहीं मिलती, तो वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे घास मिले. तो इस तरीके से वो जगह से जगह पे मूव करते रहते हैं ताकि उनके जानवरों का खाना जो है वो आराम से होता रहे. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. जब एक जगह की घास जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, तब वो दूसरे एरिया में दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं. The Van Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherds and the Bakarwals of Kashmir reared goats. तो उसमें अलग अलग तरह के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कहाँ रहता था और किस तरीके के जानवरों को पालता था. तो जो वैन गुजर्स हैं पंजाब के हिल में रहने वाले, साथ ही साथ जो लबादीज हैं जो कि आंध्र प्रदेश की एक ट्राइबल ग्रुप है, तो ये लोग कैटल हर्डर थे, मतलब कि गाय भैंस उन सबको पालते थे. जो गड्डीज हैं कुल्लू के, वो शेफर्ड्स थे. शेफर्ड मतलब गडरिया, मतलब कि जो भेड़ों को, बकरियों को, मतलब मेनली भेड़ों को पालते हैं, उनका देखरेख करते हैं. जो बाकरवाल्स थे कश्मीर के, वो बकरियों का पालन पोषण करते थे. तो जो गड्डीज हैं वो शिप्स को देखते थे, शिप्स को पालते थे, और जो बकरवाल्स हैं कश्मीर के, वो बकरियों को पालते थे. नेक्स्ट क्लास में आप इन लोगों के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे. अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड. तो मतलब इस हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि हर चीज का एक टाइम होता है. किसी टाइम में वो हंट करेंगे, किसी टाइम में वो बीजों को उगाएंगे, और किसी टाइम में वो दूसरे मूव में जो दूसरा फील्ड है उसमें मूव कर जाएंगे. सो इसको पढ़ लेते हैं. हैव यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नोशन ऑफ वर्क एंड टाइम. तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सोसाइटीज में जो रहने वाले लोग हैं वो सेम नहीं होते. सभी लोग सेम तरीके का काम नहीं करते, सभी लोग एक तरीके से नहीं जीते. द लाइव्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड हंटर्स in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. तो जो ये ट्राइबल्स लोग थे जिनमें कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटिंग करते थे और कुछ लोग हंटर्स थे, तो इसमें ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, हंटर्स थे, इन लोगों की जो लाइफ है वो एक कैलेंडर के बेसिस पे चलती थी. कि मतलब उनका अपना एक कैलेंडर होता है जिसके हिसाब से वो टाइम टू टाइम कोई काम करते हैं. और इन लोगों में जो काम था वो मेन एंड वुमेन में बटा हुआ था कि मेन ये काम करेंगे और वुमेन जो है वो ये काम करेंगे. Verrier Alvin, a British anthropologist who lived among the Baigas and Khons of central India for many years in 1930s and 1940s, gives us a picture of what this calendar and division of tasks was like. तो जो वेरियर एल्विन था, इन्होंने 1930 से लेके 1940s के बीच में, मतलब काफी टाइम इन्होंने बिताया बैगास एंड खोन्स के साथ, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और उनकी लाइफ के बारे में जाना. तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि वो किस तरीके से कैलेंडर को यूज करते थे और उनका जो काम है वो किस तरीके से डिवाइड होता था. अब चैत के टाइम में क्या होता था, जैसे आपने चैत का महीना सुना होगा, तो इस टाइम में क्या होता था कि जो औरतें हैं वो जो उनकी फसल पक जाती थी उसको काटने जाते थे. मैन कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट. और जो आदमी हैं वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े ट्रीज को काटने जाते थे और अपने शिकार के लिए जाते थे. द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट. तो ये जो हंट है वो कब शुरू होता था? जिस दिन पूरे चांद वाली रात रहती थी उस टाइम से वो शुरू होता था, और वो भी ईस्ट डायरेक्शन से शुरू होता था. ट्रैप्स ऑफ बैम्बूज वर यूज्ड फॉर हंटिंग. तो शिकार करने के लिए बैम्बू के ट्रैप लकड़ियां हैं उनको यूज कर करके जाल बुने जाते थे ताकि जानवर जो है, शिकार जो है, उसे फंसाया जा सके.
द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टैमरिंड एंड मशरूम, और जो औरतें हैं वो जंगलों से अलग अलग तरीके के फ्रूट जो हैं उन्हें इकट्ठा करती थी, जैसे कि सागो हो गया, टैमरिंड मतलब इमली होती है, और मशरूम आप जानते ही हैं। बेगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स और कांदा एंड महुआ सीड्स। तो जो बेगा वुमेन रहती थी, मतलब कि बेगा ट्राइब की जो औरतें रहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, वो रूट्स को इकट्ठा करती थी, मतलब कि जो जड़ें होती हैं अलग अलग पौधों की उनको इकट्ठा करती थी, जो भी उन्हें जरूरत लगती थी उनकी। इसके अलावा वो कांदा कांदा मतलब प्याज जो है उसको इकट्ठा करती थी, और महुआ के सीड्स जो हैं ये चीजें वो इकट्ठा कर सकती थी। Of all the Adivasis in central India, the Bagas were known as the best hunters. तो सेंट्रल इंडिया में जितने भी आदिवासी वगैरह रहते हैं उनमें से ये माना जाता है कि जो बैगास हैं वो बेस्ट हंटर्स हैं, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे शिकारी हैं। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस, द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ट वुड टू बर्न। तो बैसाख में क्या होता है, इस महीने में, इस टाइम पे जो फॉरेस्ट है उसे जलाया जाता है, और वुमेन क्या करती हैं, जो जलाने के बाद कुछ अनबर्न्ड मतलब कि बिना जली कुछ लकड़ी वगैरह रह जाती हैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं वो औरतें, और उन्हें फिर बाद में अपने खाने वगैरह में जलाने के लिए फिर यूज करती हैं। मैन कंटिन्यू टू हंट बट नियर देयर विलेज। इस टाइम पे भी जो आदमी है वो हंट ही कर रहे होते हैं, मतलब कि वो शिकार ही करते हैं, बट अब जो शिकार है वो कहाँ होता है, उनके गांव के पास होता है, नियर में होता है। इन जेठ शोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग विल हंटिल स्टिल वेंट ऑन। जेठ में क्या होता है, अब खेतों में बीज डालना शुरू हो जाता है। सोइंग मतलब होता है बीज डालना। तो अब जो औरतें हैं वो खेतों में बीज डालने लगती हैं, और जो आदमी है वो अभी भी हंटिंग ही कर रहे होते हैं। फ्रॉम अषाढ़ टू भादों द मैन वर्कड इन द फील्ड। तो अषाढ़ से लेके भादों के जो महीने हैं इसमें मैन अब खेतों में काम करते हैं। इन कौर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स वर राइपेंड एंड इन कार्तिक कुत्की बिकेम राइप। अब जो कुआर का महीना होता है उसमें बीन्स के जो फल हैं वो पकने लगते हैं इस टाइम तक, और कार्तिक में कुत्की जो है वो पकने लगती है। इन अघान एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पुश विनोइंग टुक प्लेस। तो आघान में क्या होता है, इस टाइम तक सारी जो भी क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी फसल होती है वो पककर तैयार हो जाती हैं, और पुश में क्या होता है, इसमें विनोइंग तैयार करने लगते हैं। विनोइंग क्या होता है कि जब जैसे आपने देखा होगा ना कि गांव में क्या होता है कि बहुत ही ऊंचे से जो नाज है, जो भी ग्रेन्स हैं उन्हें नीचे डाला जाता है, और क्या होता है, हवा चल रही होती है और हवा जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो गंद होती है उन्हें उड़ा के ले जाती है। तो एक तरीके से क्लीनिंग प्रोसीजर होता है। विनोइंग में क्या होता है कि जो ग्रेन्स में जो भी गंद वगैरह है उसको निकाला जाता है हवा की मदद से। पुश वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस। तो जो पुश वाला महीना है उसमें लोग जो है नाचते हैं, गाते हैं, और इस टाइम पे यहाँ पे शादियां भी होती हैं। In Magh, shifts were made to new बेवार्स एंड हंटिंग गैदरिंग वाज द मेन सबसिस्टेंस एक्टिविटी। अब माघ में क्या होता है, नए बेवार में शिफ्ट किया जाता है, मतलब कि अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते हैं ना, तो अब क्या करते हैं, ये लोग नए खेत में शिफ्ट कर जाते हैं। जिस खेत में पहले ये लोग खेती कर रहे थे उसे छोड़ के दूसरे खेत में जाके पेड़ों को काटते हैं, फिर जलाते हैं, मतलब कि दूसरा जो प्लॉट है, दूसरा जो बेवार है उसमें वो शिफ्ट कर जाते हैं। और हंटिंग गैदरिंग जो है वो इनकी मेन सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, मतलब कि मेन इनके जो जीवन डिपेंड करता है, जो खाना पीना डिपेंड करता है, वो हंटिंग गैदरिंग पे करता है कि जो मैन शिकार कर रहे हैं, जो जंगलों से इकट्ठा हो रहा है, तो उन चीजों पे ज्यादा इनकी लाइफ डिपेंड करती है। तो ये जो साइकिल हमने ऊपर डिस्कस की, ये फर्स्ट ईयर में ऐसी होती थी। अब सेकंड ईयर में जो है यहाँ पे ज्यादा टाइम इन लोगों को मिलता था हंटिंग के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर में अब इतनी ज्यादा क्रॉप ये लोग नहीं उगाते थे, कुछ ही क्रॉप उगाते थे। बट सिंस देयर वाज इनफ फूड द मैन लिव्ड इन द बेवार्स। अब क्योंकि काफी ज्यादा फूड रहता था, तो जो मैन है वो ज्यादा हंटिंग वगैरह पे जाते भी नहीं थे, वो बेवार्स में मतलब खेतों में ही रहते थे। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तीसरे साल में इन लोगों को क्या करना पड़ता था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे करने पड़ते थे, ताकि ये जो खाने की कमी जो होने लगती है इस टाइम तक उसको पूरा कर सके। मतलब कि ये लोग क्या रहता था कि अगर एक साल में इन लोगों ने अपना खाना पीना इकट्ठा किया है, तो अगले 1-2 साल तक वो इनको थोड़ी मदद करता था। सेम जो पैटर्न है वो हर साल देखने नहीं मिलता था। एक साल में लोगों ने पूरी मेहनत की, पूरा शिकार विकार किया, खेती वेती की अच्छे से, दूसरे साल में इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता था कि ज्यादा शिकार वगैरह करने का इन्हें टाइम मिल जाता था। और थर्ड ईयर तक इनका जो फूड का स्टोरेज है वो कम होने लगता था। तो इस वजह से क्या है, इनको फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो इकट्ठे करने पड़ते थे, ताकि अपने खाने को बनाए रखें, इनके खाने में कोई कमी ना आए। तो इस सेक्शन में हमें बेसिकली आइडिया मिला कि किस तरीके से
जो ट्राइबल्स रहते हैं उनका लगभग पूरा साल कैसे निकलता है, किस तरीके की एक्टिविटीज वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटीज करते हैं एक टाइम पे। देखा ना हमने किस तरीके से जो विमेन है वो ज्यादातर फील्ड्स में इन्वॉल्व रहती है, वहां पे करती है काम, और जो मेन है वो हंटिंग में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा परिवार या तो खेती कर रहा है या तो हंटिंग ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता। मिक्स जो एक्टिविटीज है वो होती हैं, तभी जाके ये लोग अपना जो लाइफ है उसको चैन से जी पाते हैं। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। तो हम लोग ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में जान रहे थे कि किस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, किस तरीके से वो अपना पेट भरने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने 3 तरह की एक्टिविटीज अभी पढ़ चुकी हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज करते थे। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने झुम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था। झुम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग एरियाज में से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हंटर गैदरर्स होते हैं, वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके, मतलब कि जानवरों का शिकार करके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके अपना पेट जो है उन सामानों से भरते हैं। और इसके अलावा फिर हमने देखा कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो हर्डर्स रहते हैं, मतलब कि वो जानवरों का पालन पोषण करते हैं और उन जानवरों का जो भी प्रोडक्ट होता है, दूध होता है, वो सबको वो यूज करते हैं। और जो लास्ट एक तरीके से मेन तरीका था उनके जीवन जीने का, मतलब कुछ जो ट्राइबल लोग हैं वो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। तो जैसे हमने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है, दे कीप ऑन शिफ्टिंग द लैंड ऑन विच दे कल्टीवेट। तो पहले क्या होता है, मान लो एक टाइम पे वो इस जमीन पे खेती कर रहे हैं, तो एक साल बाद क्या करेंगे, वो इसको छोड़ के दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट अब जैसा कि आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है, सेटल्ड कल्टीवेशन, मतलब कि अब वो एक जगह पे सेटल हो गए हैं, वो बार बार अपनी जगहों को चेंज नहीं करेंगे। अगर एक बार वो एक खेत पे खेती करने लग गए तो वो साल दर साल इसी खेत पे करेंगे, अगले साल वो किसी और खेत पे जाके कल्टीवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ जो ट्राइबल्स थे वो ऐसे भी थे जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे थे, मतलब कि वो टाइम टू टाइम अपने खेतों को चेंज नहीं कर रहे थे, वो एक ही खेत को बार बार उस पर खेती कर रहे थे। Even before 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. तो 19th सेंचुरी से भी पहले, मतलब कि 1800 से भी पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे इन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर जिन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर चुके थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहे थे फ्रीक्वेंटली, वो सेटल हो चुके थे। और वो जब सेटल हो गए तो उन्होंने क्या किया, वो एक ही फील्ड पे खेती करने लग गए साल दर साल। इसमें क्या लिखा हुआ है, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल सेम ही खेत पे खेती की जा रही है, उसी पे क्रॉप उगाई जा रही है, खेत को चेंज नहीं किया जा रहा। They began to use the plug and gradually got rights over the land they lived on. तो हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पढ़ा था कि उसमें कोई वो प्लग वगैरह हल कुछ यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो हो का इस्तेमाल करते हैं और उसी से जो सॉइल है उसे लूज करते हैं, उसी से जमीन को लूज करते हैं, उसे हल्का बनाते हैं ताकि उसमें बीज जो है वो अच्छे से उग सके। और बीजों को डालने के लिए वो किसी प्लग का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, हाथों से ही ऐसे फेंक देते थे। बट ये जो सेटल कल्टीवेशन करने लगे लोग, इन्होंने प्लग का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर दिया था, हल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ क्या होता था कि धीरे धीरे करके जैसे ये लोग एक खेत पे खेती करते जाते थे और जैसे टाइम बढ़ता जाता था, वैसे क्या होता था, बहुत टाइम बाद उनको उस जमीन पर राइट मिल जाता था। ऐसा हो जाता था कि भाई अब तो ये इन्हीं की जमीन है, कितने सालों से ये इस पे खेती करते आ रहे हैं, तो अब हमारा अधिकार है इस खेत पर। इस तरीके से उन्हें उस जमीन का राइट मिल जाता था, उस खेत पर अधिकार मिल जाता था धीरे धीरे करके। In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. बहुत सारे केसेस में क्या होता था, जैसे कि इसमें मुंडास का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मुंडास जो है वो एक ट्राइबल ग्रुप है छोटे नागपुर का। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों में ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्सन या किसी एक फैमिली के पास जो है वो जमीनें हैं। वो क्या करते हैं, उसमें पूरी जो क्लैन है, क्लैन मतलब कि जैसे कबीला रहता है, जैसे यूं कहें वंश रहता है या फिर गोत्र जैसे रहता है ना, एक कुल के लोग, कि बहुत सारी फैमिलीज जो कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किसी न किसी तरीके से उनका कोई संबंध है, तो उन सभी फैमिलीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लैन कहते हैं। तो जो ये पूरी क्लैन है ना, वो इकट्ठा एक साथ किसी जमीन को ओन करती है। मान लो किसी गांव में इतनी जमीन है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक जमीन को कोई ओन कर रहा है, एक जमीन को कोई, ऐसा नहीं है।
ये पूरी जमीन जो है इसको मिलकर पूरी जो क्लैन है वो ओन करती है। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ये वाला सिस्टम भी अपनाए हुए हैं, जिसमें कि किसी एक पर्सन के पास जो है जमीनें ऐसे डिवाइड नहीं रहती, जिसमें पूरी क्लैन जो है वो मिलकर सारी जमीन को ओन करती है। जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें डिसेंडेंट की तरह माना जाता है कि जो ओरिजिनल सेटलर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया था, उनके सभी जो लोग हैं वो डिसेंडेंट हैं। डिसेंडेंट मतलब वंशज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पूरी क्लैन के लोग हैं ये सभी एक ओरिजिनल सेटलर के वंशज हैं, और इसीलिए सबको इस जमीन पर अधिकार है, क्योंकि सभी जो है एक तरीके से उस ओरिजिनल सेटलर से ही रिलेट करते हैं, उसी के वंशज हैं। तो सभी का इस जमीन पे अधिकार है, किसी एक पर्सन का नहीं है। Therefore all of them had rights on the land। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि सभी जो लोग हैं क्लैन में, जितने भी लोग रहने वाले हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, उन सब का इस जमीन पर अधिकार है, किसी एक पर्सन का नहीं है। Very often some people within the clan acquired more power than other, some became chief and other followers। अब कई बार क्या होता है, इस पूरे क्लैन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है, बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है, और वो क्या होते हैं, वो चीफ बन जाते हैं, वो मुखिया बन जाते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान लो कोई जमीन ओन करता है किसी ट्राइबल ग्रुप में, अब वो सेटल्ड फार्मर बन चुका है, सेटल्ड ट्राइब हो चुके हैं वो लोग, और क्या करते हैं वो लोग अब अपनी अपनी जमीनों में साल दर साल खेती करते हैं। बट कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जमीन पे खुद खेती नहीं करते, बट उसको रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट मतलब उसको किराए पर दे देना। कोई और जो पर्सन है वो उस पर खेती करेगा, और उस पर खेती करने के बदले उस पर्सन को, उस पावरफुल पर्सन को रेंट देगा। जैसे आप घर रेंट पे लेते हो ना, किसी और का घर होता है, मकान मालिक कोई और होता है, बट आप उस पर जाके रहते हो और फिर आप उसको रेंट देते रहते हो हर महीने। इसी तरीके से जमीनें जो हैं खेती के लिए वो भी रेंट दी जाती हैं, रेंट पर दी जाती हैं। तो कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो अपनी लैंड को रेंट पर भी दे देते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोन्स एंड सांथल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कहते थे, वो क्या मानते थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि गोंड्स हो गए, सांथल्स हो गए, जो कि सेटल्ड ट्राइब हैं, मतलब कि जो कि एक जगह पे रह के खेती बाड़ी करते हैं, जो हर टाइम टू टाइम जो है जगह को चेंज नहीं करते, ऐसे लोग जो सेम जगह पे रहते हैं, ऐसे लोगों को ये ज्यादा सिविलाइज्ड मानते थे, ज्यादा सभ्य मानते थे। और जो हंटर गैदरर्स हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, इन्हें ये उतना सिविलाइज नहीं मानते थे। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या मानते थे, जो लोग जंगलों में रहते हैं और सेटल्ड लाइफ नहीं जीते, तो ऐसे लोगों को वो वाइल्ड मानते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली, कि उनमें कोई सभ्यता नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, इस तरीके से उन्हें जंगली मानते हैं। और सैवेज मानते हैं। सैवेज मतलब जैसे कि निर्दयी होता है, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा हिंसक है, हिंसा वाला है, तो उसे सैवेज कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो जंगली हैं और बहुत ही हिंसा वाले हैं, हिंसक हैं। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। और ऐसा मानते थे ये लोग कि जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उन्हें सेटल हो जाना चाहिए, उन्हें एक ही जगह पे रह के एक ही जगह पे खेती करनी चाहिए और सभ्य बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि कुछ जो ट्राइब्स हैं वो ऐसी भी थी जो कि सेटल्ड लाइफ जी रही थी, जो कि एक ही जगह पे रह के खेती कर रही थी। और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि पूरी क्लैन मिलकर एक खेत को ओन करती थी, एक जमीन को, और ऐसा माना जाता था जैसे कि उस पूरी जमीन पे सबका अधिकार है, और वो लोग सब मिलजुल के उस पर खेती करते थे, और बाद में जो भी उसकी फसल होती थी उसे आपस में बांट लेते थे। कुछ लोग ऐसे रहते थे। कुछ लोग जो है, जो पावरफुल लोग थे, वो अपनी जमीनों को रेंट आउट कर देते थे। फिर हमने जाना जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन ट्राइब्स के बारे में क्या सोचते थे। वो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत ही अच्छा मानते थे कि वो सिविलाइज्ड हैं, मोर वेल मैनर्ड हैं, और जो जंगलों में लोग रहते थे उनके लिए मानते थे कि भाई ये तो जंगली हैं, हिंसक हैं। ठीक है, तो वो ऐसा मानते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स हम पे राज करने आए, जैसे उन्होंने हमारे टेरिटरीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तो उस सब वजह से ट्राइबल्स की लाइफ में क्या असर पड़ा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ट्राइबल्स हैं वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे, किस तरीके से वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, एनिमल्स को हर्ड करते थे, वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स कुछ लोग बन गए थे, और कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो ये मेन कुछ एक्टिविटीज थी जो कि ट्राइबल लोग करते थे। और अब
इस सेक्शन के बाद से हम जानेंगे कि जब कॉलोनियल रूल हुआ, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे कब्जा करने लगे, जब इंडिया पे रूल करने लगे, तो उसके बाद ट्राइबल्स की लाइफ पे उस चीज का कितना असर पड़ा। तो व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स? तो ट्राइबल के जो चीफ्स थे, हमने पढ़ा था ना कि कुछ जो लोग थे इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो, मतलब ट्राइब्स के अंदर कुछ पावरफुल लोग होते थे, वो चीफ बन जाते थे। तो इन चीफ्स का क्या हुआ ब्रिटिश रूल के बाद? बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे ऐसे इलाके थे ट्राइब्स के जहाँ पे कि ट्राइबल चीफ जो हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते थे, मतलब कि इनका एक रुतबा होता था, इनकी एक इम्पोर्टेंस होती थी, लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, इनके पास पावर रहती थी। दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories। तो ये जो ट्राइबल चीफ्स रहते थे इनके पास कुछ इकोनॉमिक पावर रहती थी, मतलब कि इनके पास पैसा रहता था, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के राइट रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस वो सब बनाना, चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, अपनी ट्राइब के अंदर जो भी हो रहा है उस चीज को मैनेज करना, तो वो सब चीज का जो राइट है वो इनके पास था। और साथ ही साथ टेरिटरीज को कंट्रोल करना भी इनके अंडर आता था, मतलब कि इनका जो भी एरिया है, जो भी इनका गांव है मान लो, तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, मतलब कि ट्राइबल चीफ जो हैं वो अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करने का अधिकार रखते थे। In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management। कुछ जगहों पे क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ है उसकी खुद की पुलिस होती थी। पुलिस क्या करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, वो देखती है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, जो अगर कोई गलत होता है उसे पकड़ के लाती है, उसे ढूंढती है मुजरिम को, तो ये सब काम पुलिस करती है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल चीफ रहते थे उनके खुद के पुलिस रहते थे, और वो क्या करते थे, वो लोकल रूल्स बनाते थे लैंड के, मतलब कि क्या किस तरीके से जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे अपनी ट्राइब में, वो ये डिसाइड कर सकते थे। साथ ही साथ फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें लेनी है, कितने पेड़ काटने हैं नहीं काटने हैं, मतलब इस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो अधिकार था वो भी ट्राइबल चीफ के पास था। Under British rule, the functions and powers of tribal chiefs changed considerably। But जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी वजह से जो पावर्स ट्राइबल चीफ्स के पास थी वो उनमें काफी हद तक चेंज आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई ट्राइबल चीफ्स के लिए। They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनको उनके लैंड टाइटल्स जो हैं वो तो उनके पास रहने दिया, मतलब कि जो जमीनें वो ओन करते थे, जो जमीनों पे जिन जमीनों पे ट्राइबल चीफ्स का अधिकार था, तो वो तो जमीनें ब्रिटिशर्स ने उनके पास रहने दी। साथ ही साथ जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब कि जिन गांवों के ऊपर ट्राइबल चीफ का अधिकार था वो भी उन्हें देने दिया। वो अपनी लैंड्स को रेंट आउट कर सकते थे, ये अधिकार भी ट्राइबल चीफ्स के पास रहे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी वो ले ली, मतलब कि जो ने रूल्स रेगुलेशंस बनाने का अधिकार था, जो अपने तरीके से चीजों को चला रहे थे, फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे थे, लॉज बना रहे थे, अपनी पुलिस रख रहे थे, तो ये सभी अधिकार जो हैं वो उनसे छीन लिए गए एंड फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और उन्हें क्या कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, सिर्फ वही फॉलो किए जाएंगे। They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of British। इसके साथ साथ क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ्स हैं उन्हें ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था, मतलब एक तरीके से गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ते थे, और ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन करना पड़ता था, मतलब कि ट्राइबल ग्रुप्स को एक तरीके से, मतलब जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सब सही से फॉलो करें, ये इंश्योर करना। तो ये काम चीफ करते थे, वो भी किसके बिहाफ पे, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे, कि वो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से एजेंट बन के रह गए थे, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हिसाब से वो काम कर रहे थे, उनके हिसाब से अपनी ट्राइब को चला रहे थे। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people। जो ऑथोरिटी उनके पास रहती थी, जो कभी पावर उनके पास रहती थी, अब वो उनके पास नहीं रही, वो पहले जैसी पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और जो पहले वो ट्रेडिशनली फंक्शंस पूरे करते थे, मतलब जिस तरीके से वो काम करते थे पहले, जिस तरीके के रोल वो पहले निभाते थे, अब वो उसको नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी बहुत सारी पावर्स जो है वो छीन ली थी। और एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने इशारों पे इनको नाचने के लिए कह रहे थे कि जैसा हम कहें बस वैसा ही करो। तो ट्राइबल चीफ्स जो थे वो अपनी पावर ब्रिटिशर्स के अंडर काफी हद तक खो चुके थे। What happened to the shifting cultivator? So in the last video we discussed about
the situation of tribal chiefs, how the tribal chiefs' lives were affected after the British control. So there we discussed that how their power was reduced, how most of their power was taken by the Britishers, and they were not allowed to, make the laws, regulations, and to administer their territories, and they were just allowed to keep their land titles, and other powers were taken by the Britishers. So now in this video, what we are going to see is the life of shifting cultivators, how it got affected by the Britishers and their rule, right? So the British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. So the first thing we discussed in the lives of tribal people was about shifting cultivation. What that means is that they keep on changing their places. At some time they are cultivating on a particular land, and after some time they will move to different plot of land for cultivation. That means they do not have a fixed home. उनके पास उनका कोई fixed home नहीं होता है, एक particular place नहीं होता है. जैसे कि हमने लास्ट में सेटल्ड कल्टिवेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब कि उनका एक सेटल्ड लाइफ है, वो एक प्लेस पे रहते हैं. बट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड होम. आज भी वैसे तो काफी हद तक जो ट्राइबल्स हैं अब वो सेटल्ड हो गई हैं, बट फिर भी कहीं कहीं पे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आज भी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है वो फॉलो की जाती है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो लोग थे दे वर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, दे डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड होम्स. और इस चीज से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी. वो चाहते नहीं थे कि जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम मूव करते रहें. दे वांटेड पीपल टू सेटल डाउन, कि वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड अपना होम बना ले और ये बार बार जगहें चेंज ना करें. दे वांटेड ट्राइबल पीपल, ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पेजेंट कल्टिवेटर्स. तो वो क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो सेटल हो जाएं, मतलब कि वो एक जगह पे अपना घर बना ले और वहीं पे पेजेंट कल्टिवेटर्स बन जाए, मतलब वहीं पे एक ही जगह पे रह के खेती करें, बार बार अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो जगहें हैं वो चेंज ना करें. ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स, सो दे डिडंट लाइक इट. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. So why shifting cultivation, or why the people who used to move from place to place were such a big problem for the Britishers? क्यों इतनी प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स को? The problem was कि जो सेटल्ड लोग होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है. कि मान लो ब्रिटिशर्स हैं, दे वर कंट्रोलिंग द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट? तो वो लोगों को कंट्रोल में कर रहे थे. अब देखो, जहां पे पता है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रहता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि भाई आपको इससे बाहर नहीं जाना, आपको यही काम करना है ना, इसी तरह की एक्टिविटीज करनी है, उनके ऊपर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा. बट अगर ये पर्सन टाइम टू टाइम मूव करते रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के जो लोग हैं क्या वो इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे कि जहां ये जा रहे हैं वहीं हमें भी जाना है, तो वो दिक्कत हो जाएगी. मतलब लोगों को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं. अगर वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें एडमिनिस्टर करना. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे, पहली बात वो कंट्रोल करना चाहते थे, दे वांटेड टू कंट्रोल द पीपल, एंड सेकेंडली दे वांटेड अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. मीन्स उन्हें वो चाहते थे कि उन्हें टाइम टू टाइम एक फिक्स्ड इनकम जो है वो आती जाए, मतलब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा. मतलब वो चाहते थे कि उन्हें टाइम टू टाइम टैक्स का जो पैसा है, रेवेन्यू जो है वो मिलता रहे. अब अगर लोग एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे खेती करेंगे, तो जो ब्रिटिशर्स है वो उनसे जाके टैक्स मांग सकते हैं कि भाई तुम इस पे खेती करते हो, चलो दो दो, है ना, टैक्स निकालो. बट अगर वो मूव करते रहेंगे, उनकी कोई फिक्स लैंड नहीं होगी, तो क्या होगा कि मान लो आज ये पर्सन यहाँ पे खेती कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे मूव कर गया. अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रेंट लेने गए कि भाई रेवेन्यू दो, तो ये यहाँ पे जमीन तो खाली मिली, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है. तो इस तरीके से इनके रेवेन्यू जो सोर्स है वो कम हो जाता है. अगर वो फिक्स्ड एक ही जगह पे खेती करेंगे तो इन्हें पता है कि हम कभी भी जाएं हमें ये लोग मिल जाएंगे और जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, है ना. एक ये हो गया ना कि अगर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहेंगे तो इनको वही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा. So they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to the land, and fixed the revenue demand for the state. तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स बनाए, मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या था कि वो जमीनों को मेजर करते थे, किस पर्सन के पास कितनी जमीन है, कितना है ना एरिया है जिसमें वो कल्टीवेशन कर रहे हैं. हर एक पर्सन के राइट्स जो हैं वो उन्होंने
स्टैब्लिश किए कि इस जमीन पे इस पर्सन का ये अधिकार है, मतलब आपका जमीन पे ये अधिकार है, आप इस पे खेती कर सकते हो, आप इस पे घर बना सकते हो, आप इसमें अपने जानवरों को रख सकते हो। इस तरीके से अलग अलग जो राइट्स हैं वो उन्होंने डिफाइन किए कि जमीन के ऊपर आपके क्या अधिकार हैं, एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू डिमांड को फिक्स किया कि इतने लैंड से हम इतना रेवेन्यू चार्ज करेंगे, मतलब अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आप हमें इतना पैसा दोगे एज टैक्स। तो रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स ही है ना। जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर चार्जिंग टैक्स फ्रॉम द ट्राइबल पीपल बिकॉज दे आर कल्टिवेटिंग, बिकॉज दे आर यूजिंग द लैंड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। जो जमीन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है उस पर वो लोग खेती कर रहे हैं। वैसे तो हकीकत में ट्राइबल्स की जमीन है, हमारी सारी जमीन है, बट क्योंकि उस पर जैसे राजा महाराजा होते थे वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजों में टैक्स लिए जाते हैं, आज भी बहुत सारी चीजों पे टैक्स लिए जाते हैं, राइट। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यूज जो है वो फिक्स कर दिए कि हम आपसे इतनी जमीन के लिए इतना पैसा चार्ज करेंगे। सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स। कुछ जो पेजेंट्स थे उन्हें लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ये लैंड सेटलमेंट आई तो लोगों के राइट्स डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन कर दिए कि इस जमीन पे इसका अधिकार है। तो कुछ लोगों को लैंड ओनर्स बना दिया गया। लैंड ओनर्स मतलब कि उस जमीन का मालिक कौन है। और कुछ लोग जो है वो टेनेंट्स बने। टेनेंट्स कौन होता है, जो कि किसी जमीन को किराए पे लेता है, रेंट पे लेता है, ठीक है। जैसे आपकी कोई खुद की जमीन नहीं है, आपने क्या किया, किसी एक बड़े जमींदार के पास गए, आप ए के पास, उसकी ये जमीन थी, तो आपने क्या कहा कि सर ये जमीन जो है मिस्टर ए, आप हमें ये जमीन दे दो और इस जमीन पे हम खेती करेंगे और आपको उसके बदले रेंट दे देंगे। तो यू आर द टेनेंट, राइट। तो जो रेंट पे कर रहा है वो टेनेंट होता है। So as you have seen in chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowners who in turn paid revenue to the state. तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि टेनेंट्स कौन होते हैं, इन्हें रेंट पे करना पड़ता है, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो रेंट पे करते हैं कौन, जो टेनेंट्स होते हैं वो लैंड ओनर को पे करते हैं। तो मिस्टर बी विल पे रेंट टू मिस्टर ए हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। और बाद में ये मिस्टर ए क्या करेगा, ये जाके ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे देगा, टैक्स दे देगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली बी टैक्स नहीं दे रहा है ब्रिटिशर्स को, बी जो है वो रेवेन्यू मतलब कि रेंट जो है वो ए को दे रहा है और ए जाके टैक्स का जो पैसा है वो ब्रिटिशर्स को दे रहा है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सो द ब्रिटिशर्स, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, दे वर नॉट हैप्पी विद द जूम कल्टिवेटर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दे वांटेड द पीपल टू सेटल डाउन। और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए, बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि इन जूम कल्टिवेटर्स को एक जगह पे सेटल कर दिया जाए कि भाई प्लीज आप एक जगह से दूसरी जगह मत मूव करो। तो उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए, बट वो जो स्टेप्स थे दे वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, वो इतने ज्यादा कामयाब नहीं रहे। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज ड्राई। तो सेटल्ड जो कल्टीवेशन है कि आप एक ही जगह पे रह के खेती करो, बार बार साल दर साल आप चेंज ना करो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऐसी जगहों पे आती है जहां पे वाटर स्केर्स है, स्केर्स मतलब कमी है वहां पे पानी की, और जमीन वहां की सूखी है। तो ऐसी जमीन, ऐसी जगह जहां पे पानी की कमी हो, जहां पे जमीन सूखी हो, उसमें आप हर साल सेम जमीन पे खेती कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बात तो पानी नहीं है, बिना पानी के खेती कैसे होगी। दूसरी बात, मान लो आपने एक साल खेती कर ली बट सॉइल तो पहले से ही ड्राई है, एंड इन ड्राई सॉइल यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स, राइट। तो आपको क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और नमी वाली चाहिए होती है जिसमें पानी हो। तो अगर ड्राई सॉइल होगी तो उसमें क्रॉप उग नहीं पाएगी, और अगर साल दर साल आप सेम ही सॉइल पे उगाने की कोशिश करोगे तो क्रॉप उगेगी नहीं। तो इसीलिए जो लोग थे, ये ट्राइबल्स लोग, इन्हें ऐसे तो कोई मजा आता नहीं था कि भाई चलो शिफ्ट करते रहते हैं। ये लोग भी तो पूरी सिचुएशन को देख के शिफ्ट करते होंगे ना कि भाई हमारे यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि सॉइल ड्राई है, पानी की कमी है, तो एक जगह पे एक टाइम कर लिया, फिर दूसरे जगह पे जाके करेंगे जहाँ पे अच्छी सॉइल हो, जहाँ पे पानी मिल जाए। तो इस तरीके से लोग इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे मेनली, कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे स्केर्स वाटर हो, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा ना हो और सॉइल जो है वो ड्राई हो, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। In fact, Zoom cultivators who took to plug cultivation often suffered since their field did not produce good yields. और देखो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने कि जो प्लग कल्टीवेशन है, मतलब कि जो हल वगैरह को यूज करके खेती की जाती है, वो इनके लिए आसान नहीं थी। और अगर ये लोग कभी कभी कोशिश भी करते थे हल को यूज करके, मतलब प्लग को यूज करके खेती करने की, तो हमेशा सफर करते थे, हमेशा उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके खेत में पैदावार उतनी नहीं होती थी जितनी कि उनकी बिना प्लगिंग के हो, बिना हल वगैरह के उनको जितनी खेती से फसल मिलती थी उतनी हल के साथ नहीं मिलती थी, उनकी उतनी प्लग कल्टीवेशन में उनको फायदा नहीं होता था।
So the Zoom cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. इसीलिए जो Zoom cultivators हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, जो असम, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इंसिस्ट किया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जोर दिया कि भाई नहीं, हम सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं करेंगे, हम मूव करते रहेंगे, हम जो Zoom कल्टीवेशन करते हैं, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वी विल डू दैट ओनली. Facing widespread protest, the Britishers had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. और ये जो एक तरीके से अपोजिशन है सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए, वो इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज को अपोज किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तरीके से हार गए, ब्रिटिशर्स को अपने घुटने टेकने पड़े इन लोगों की मांग के आगे. और बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलाउ कर दिया इन लोगों को, ट्राइबल्स को जो नॉर्थ ईस्ट में थे, उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है, तुम कुछ कुछ जगहों पे फॉरेस्ट के, जंगल के कुछ कुछ पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो. सो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें. दे वांटेड द पीपल टू सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड डू कल्टीवेशन ऑन वन लैंड ओनली. वो चाहते थे कि वो एक ही जगह पे सब जो कल्टीवेशन है वो करते रहें, मूव ना करें, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकें और अपना जो रेवेन्यू है वो चार्ज कर सके अच्छे से. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. तो हमने पिछले कुछ सेक्शंस में पढ़ा कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ किस तरीके की होती है और किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन पर अफेक्ट पड़ा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने आए. तो पिछले कुछ वीडियो से हम ये तो जान चुके हैं कि जो ब्रिटिशर जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है फॉरेस्ट पर. मतलब कि उनकी जो लाइफ है, जो खाना पीना, वो जो भी करते हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट से ही होता है. So changes in the forest laws had a considerable effect on tribal lives. तो अगर ब्रिटिशर्स कुछ फॉरेस्ट लॉज में चेंज करेंगे, अगर कोई नए कानून आएंगे फॉरेस्ट को लेकर, जंगलों को लेकर, तो उनका अफेक्ट ट्राइबल्स की लाइफ में बहुत ही ज्यादा देखने मिलेगा. मतलब ट्राइबल्स की लाइफ पूरे तरीके से अफेक्ट होगी उन कानूनों की वजह से, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से. The British extended their control over all forest and declared that forests were state property. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जितने भी जंगल थे उन पे अपना कंट्रोल कर लिया, सभी जंगलों को अपने कंट्रोल में ले लिया और कहा कि ये जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो स्टेट प्रॉपर्टी है. स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में जो फॉरेस्ट है वो रहेंगे. अब गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट चल रही थी, ब्रिटिशर्स वहां की जो गवर्नमेंट है उसे चला रहे थे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी जंगल हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे. Some forests were classified as reserve forest for they produce timber which Britishers wanted. कुछ जो जंगल थे उन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया गया. रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब कि इन एरियाज को स्पेशली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कुछ खास पर्पस के लिए, ताकि वहां के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सेफ रह सके. तो इस तरीके से रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. अब इनको प्रोटेक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि इन जंगलों में टिम्बर होता है, वो लकड़ी होती है जो कि ब्रिटिश को चाहिए होती थी. In these forests, people were not allowed to move freely, practice Zoom cultivation, collect fruits और hunt animals. अब ये जो जंगल थे इनमें इतने सारे कानून आ गए थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, कहा था कि भाई ये स्टेट की प्रॉपर्टी है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे वे लोग रहते थे, जो ट्राइबल्स थे, अब उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुई. कैसे अफेक्ट हुई कि अब उन्हें फ्रीली मूव करने को नहीं दिया जाता था. मतलब कि अब वो जंगलों में अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते. मतलब क्या वो जंगलों का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर सकते जैसा कि वो पहले कर रहे थे, एकदम अपनी मर्जी से कर रहे थे. प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, अब वो जंगलों में जूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, मतलब कि जिस तरीके से वो खेती कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके, कि कभी एक प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती कर ली फिर दूसरे पे कर ली, तो अब वो यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते, जंगलों में आना जाना ही उनका बंद कर दिया था कि जो ट्राइबल्स हैं वो जंगलों में नहीं रहेंगे. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कह दिया था. तो उस वजह से वो जूम कल्टीवेशन तो वैसे ही नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से भी फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते, जानवरों को हंट नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ट्राइबल्स के ऊपर आ गई थी. अब उनकी लाइफ वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी. हाउ वर जूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. अब इस तरह की सिचुएशन में जिसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो, जिसमें कि उनका जो एकमात्र सहारा था जंगल, जिसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो, तो ऐसी सिचुएशन में अब जूम कल्टीवेटर्स सर्वाइव कैसे करें, किस तरीके से अब वो जिए.
Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. इसीलिए अब क्योंकि उनके जो जंगल थे अब उनमें वो आराम से आना जाना नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे वो मजबूरी में दूसरे जगहों पे जाने लग गए और वहां पे काम जो है ढूंढने लग गए, वहां पे अपनी आजीविका लाइवलीहुड मतलब कि जो उनका खाना पीना किस तरीके से वो खाते हैं उसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना, तो क्या काम लेते हैं वो दूसरे जगह पे जाकर नए नए तरीके के दूसरे काम जो है वो ढूंढने लग गए। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. अब ब्रिटिशर्स ने तो ट्राइबल्स को कह दिया था कि भाई जंगलों में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा। बट इस ये जो रिस्ट्रिक्शन ब्रिटिशर्स ने लगाई थी ना ट्राइबल्स के ऊपर, इस चीज की जो दिक्कत है वो ब्रिटिशर्स को खुद फेस करनी पड़ी। ये एक प्रॉब्लम की तरह ब्रिटिशर्स के सामने खड़ी हो गई। कैसे? फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ जंगलों को क्या किया था, रिजर्व फॉरेस्ट किया था। क्यों किया था? ताकि वो वहां से टिम्बर जो है ले सके। अब टिम्बर उन्हें क्यों चाहिए था, ये जो लकड़ियां थी वो क्यों चाहिए थी? तो ये लोग आपको जब ब्रिटिशर्स आए थे आपको पता होगा कि उस टाइम पे रेलवे जो है वो हमारे देश में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। तो रेलवे को करने के लिए क्या होगा, सेटअप करने के लिए रेलवे की पटरियां जो हैं वो बिछाई जाएंगी। और पटरियां आपने नोटिस किया होगा, अगर आजकल देखा होगा तो ये कुछ सीमेंटेड ब्लॉक्स रहते हैं इस तरीके से, और उनके ऊपर जो पटरियां हैं फिर वो इस तरीके से बिछी रहती है ना। तो आजकल तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये सीमेंटेड होते हैं, बट पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे। तो जो रेलवे की लाइंस बनानी होती थी उसके लिए इस तरीके से लॉग्स चाहिए होते थे, प्लैंक्स चाहिए होते थे लकड़ियों के, ताकि जो रेलवे की लाइन है, पटरियां जो हैं उनके ऊपर बिछाई जा सके। तो स्लीपर क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जो लकड़ियां हैं उन्हें नीचे बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर जो पटरियां हैं वो बिछाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए उन्हें लकड़ियां चाहिए थी। अब लकड़ियां जो है वो ब्रिटिशर्स तो काटेंगे नहीं, लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो भी ब्रिटिशर्स खुद तो करते नहीं। तो उन्हें चाहिए था लेबर। अब सारे जो ट्राइबल्स थे जो कि उन्हें लेबर की तरह प्रोवाइड कराते थे, जो कि उनके मतलब वहां पे काम करते थे उनके लिए, अब उनको तो उन्होंने निकाल दिया जंगलों से। अब उनके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि लकड़ी वगैरह कटवाता था, अब इनके लिए काम करेगा कौन? कोई ट्राइबल तो बचा ही नहीं जंगलों में, तुमने सबको तो बाहर निकाल दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ी कि उन्हें लेबर की दिक्कत आने लगी, कि उन्हें जो काम करवाने थे उसके लिए उन्हें लेबर नहीं मिल रही थी। सो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। अब ये जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, मतलब जो कि ब्रिटिशर्स थे, अब ये एक सॉल्यूशन के साथ आए। इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन था? They decided that they would give Zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. तो सॉल्यूशन क्या था? तो सॉल्यूशन ये था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ना कुछ जो जूम कल्टीवेटर्स है उन्हें क्या करेंगे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जंगल के अंदर ही दे देंगे, हम उन्हें मतलब जंगल के अंदर रहने के लिए अलाउ कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि ठीक है, हम तुम्हें छोटा सा ये जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, आप जंगलों में ही रहो और यहीं पे खेती करो। बट कंडीशन क्या रहेगी? हम आपको जंगलों में रहने के लिए तो दे रहे हैं, बट कंडीशन ये रहेगी कि जो भी लोग जंगल में रह रहे हैं उन्हें लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। मतलब कि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी करनी होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना होगा, और साथ ही साथ जंगलों की देखभाल करनी होगी, जंगलों की लुक आफ्टर करना होगा। मतलब कि देखना होगा कि भाई कोई जो बाहर से कोई लकड़ियां वगैरह काटने तो नहीं आ रहा, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जंगलों की देखभाल भी करनी होगी, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे तुम्हें लेबर भी प्रोवाइड कराना होगा। So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. तो इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो जंगल हैं उनके रीजन्स में, उनके कुछ एरियाज में फॉरेस्ट विलेजेस जो हैं वो स्टैब्लिश की। अब इन विलेजेस में क्या रहते थे? ट्राइबल्स रहते थे, उनके पास अपने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े रहते थे जिनमें वो खेती करते थे। और फिर ये जो लोग हैं जो इन फॉरेस्ट विलेजेस में रह रहे हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड कराते थे, लेबर प्रोवाइड कराते थे। और इस लेबर के बदले ना वो उन्हें बहुत ही, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कम अमाउंट देता था, कम तनख्वाह देता था। चीप मतलब क्या होता है? सस्ता। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इन्हें बहुत ही कम पैसा देता था, इन मजदूरों को, इन लेबर्स को। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि जिन्होंने इन कानूनों के अगेंस्ट आवाज उठाई, इनका विरोध किया।
They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion. तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो नए रूल्स थे उनको डिसोबे कर दिया, मतलब कि उन्हें नहीं माना, उनका उल्लंघन कर दिया. दे ब्रोक द रूल्स और उन्होंने वही पुरानी प्रैक्टिसेस करनी चालू रखी जिन्हें कि इलीगल घोषित कर दिया गया था. मतलब कि जिन एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया गया था, कुछ लोग थे जो कि अभी भी उन एक्टिविटीज को कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो नए रूल्स जो हैं वो पसंद नहीं आए. ठीक है, और कुछ टाइम उन्होंने क्या किया, ओपन रेबिलियन स्टार्ट कर दिया, मतलब कि खुले तौर पर उन्होंने जो अपना विरोध है उसका प्रदर्शन किया. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of 1930 in the central provinces. तो कुछ इसी तरीके का रिवोल्ट जो है वो हमें देखने मिलता है 1906 में असम में, जिसको कि हम सोंग्राम संगमा कहते हैं. तो सोंग्राम संगमा का ये जो रिवोल्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई इन नए लॉज के खिलाफ. ठीक है, इसी तरीके से फॉरेस्ट सत्याग्रह था 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में, मतलब कि जो हमारी जो सेंट्रल मतलब बीच वाली जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, तो मिडिल पार्ट में जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने जो हक के लिए आवाज उठाई, इन रूल्स के खिलाफ आवाज उठाई और इनका विरोध किया. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी पोयम टाइप दी हुई है. इसमें क्या बताया हुआ है कि जो वेरियर एल्विन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैगास की कुछ ट्राइबल जो ग्रुप हैं उनके जाके लाइफ को थोड़ा खंगाला, उनकी लाइफ को और नजदीक से जानने की कोशिश की. सो 1930s में वेरियर एल्विन ने बैगास जो हैं उन्हें विजिट किया. बैगास कौन है, वो एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में रहते हैं. तो वो बेगास के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, वो उनकी कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस, उन सबको जानना चाहते थे, मतलब उन्हें नजदीक से देखना चाहते थे कि उनकी लाइफ कैसी है. तो उन्होंने काफी सारे सॉन्ग्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जो कि बेगास मतलब गाते थे. किस लिए गाते थे, ब्रिटिश रूल के अंडर गाते थे कि उनकी जो लाइफ है ब्रिटिश रूल के अंडर वो किस तरीके की है उसे वो अपने गानों के जरिए बताते थे. तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, वो तो अपनी भाषा में गाते होंगे, तो उसका ट्रांसलेशन क्या है, इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव. कि ये जो अंग्रेजों की जमीन है, अब क्योंकि ये जमीन पे वैसे तो हमारी जमीन है, इंडियंस की जमीन है, बट जो अंग्रेज है वो इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों की जमीन है उसमें कितना मुश्किल है जीना. हाउ हार्ड इट इज टू लिव, कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे जीवन जीना. इन द विलेजेस सिट्स द लैंडलॉर्ड, जो गांव है वहां पे लैंडलॉर्ड बैठा रहता है हमारे सर पे. इन द गेट सिट्स द कोटवार, जो गेट्स रहते हैं विलेजेस वगैरह के, वहां पे कोतवार बैठा रहता है. इन द गार्डन सिट्स द पटवारी, गार्डनों में पटवारी बैठा रहता है और फील्ड्स में गवर्नमेंट बैठी रहती है. मतलब कि हमारे ऊपर चारों तरफ से कोई ना कोई बैठा हुआ है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हम फ्री नहीं है. ठीक है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि हमें हर लेवल पे, विलेज के लेवल पे, गार्डन, फील्ड्स, मतलब हर तरफ से हमें कंट्रोल किया जा रहा है. In this land of English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. हमें कैटल टैक्स पे करने के लिए, मतलब कि जो पशु पालन करते हैं उस चीज के टैक्स पे करने के लिए, उस चीज पे कर देने के लिए हमें अपनी गायें ही बेचनी पड़ रही है. मतलब कि जो लोग गाय भैंस रखते हैं उन्हें टैक्स पे करना पड़ता होगा, बट वो टैक्स इतना ज्यादा होता था कि उस टैक्स को पे करने के लिए उन्हें अपनी गाय भैंसें ही बेचनी पड़ती थी. टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बुफेलोज, जो जंगलों का कर रहता था, मतलब जंगलों को यूज करने का जो टैक्स रहता था उसको पे करने के लिए उन्हें अपनी भैंसें बेचनी पड़ रही हैं. टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बुलक्स, हमें जमीन का जो कर है, जमीन पे लैंड का जो टैक्स है वो पे करने के लिए हमें अपनी बुलक्स बेचनी पड़ रही हैं. हमारी जो बैल जो कि जमीनों पे काम करती हैं उनको बेचना पड़ रहा है. हाउ आर वी टू गेट आवर फूड, हम किस तरीके से अपना खाना लें, सब कुछ तो हमें बेचना पड़ रहा है, सब कुछ तो हमें त्यागना पड़ रहा है टैक्सेस वगैरह देने के लिए. जो कभी सब कुछ उनका होता था, जंगल जिनमें कि वो फ्रीली घूमते थे, आज उस पर ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें उन्हीं के जंगलों से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं. सो इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश, तो वो कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेजों की जमीन है इसमें हम किस तरीके से अपना खाना जो है वो खाएं, किस तरीके से यहाँ पे जीवन बिताएं. तो आप इस सॉन्ग से अनुमान लगा सकते हो कि जो हमारे ट्राइबल्स थे उनकी कितनी ज्यादा बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स के रूल में. उन पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उनका जो एकमात्र जीवन जीने का सहारा था, उनका जो पूरी लाइफ थी वो जंगलों के आसपास घूमती थी, बट अब उन जंगलों को ही उनसे छीन लिया गया था. तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ गई थी. The problem with trade. So in the last video, we discussed about the problems that tribals faced because of the forest laws that were imposed by the Britishers. And now in this video, we are going to talk about the trade, the
प्रॉब्लम विच ट्राइबल्स हैड टू फेस विद द ट्रेड। हम ये सब देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ ट्रेड के मामले में भी काफी मुश्किल हो गई थी, मतलब वो व्यापार भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। So during the 19th century, tribal groups found that traders and moneylanders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce. तो 19th century के टाइम में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मतलब जो हमारी जनजातियां हैं, उन्होंने नोटिस किया कि किस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो मनी लैंडर है, मनी लैंडर कौन होते हैं, जो कि पैसा उधार पे देते हैं, तो ये लोग जंगलों में कुछ ज्यादा ही आ जा रहे थे। मतलब पहले ये लोग जंगलों में इतना नहीं जाते थे, बट अब कुछ टाइम से उन्होंने नोटिस किया कि भाई आजकल तो ये जो ट्रेडर है, जो मनी लैंडर है, कुछ ज्यादा ही जंगलों में नहीं आ रहे। अब वो आते क्यों थे जंगलों में? वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो जंगलों का जो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जंगलों से जो भी कुछ मिलता है, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गई, कुछ भी, तो जो जंगलों का सामान मिलता है उसे खरीदने के लिए आते थे। ऑफरिंग कैश लोन, ट्राइबल्स को लोन देने के लिए आते थे कि भाई हमसे उधार ले लो, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उधार, इस तरीके से कैश लोन्स देने आते थे। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और साथ ही साथ उन्हें काम पे रखने के लिए भी आते थे। उन्हें ये मतलब एक तरीके से हायर करने के लिए आते थे कि तुम हमारे लिए काम कर लो और उसके बदले हम तुम्हें वेजेस देंगे। तो इस तरीके से वो अपने लिए लेबर्स लेने भी आते थे इन फॉरेस्ट में। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. तो ट्राइबल ग्रुप्स को थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या नतीजा होगा, मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसका क्या नतीजा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जो ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स बार बार आ रहे थे फॉरेस्ट में, इतना ज्यादा मतलब लोन वगैरह देने पे फोकस कर रहे थे, इन लोगों को, इनको हायर करने पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि ट्राइबल्स को बाद में समझ आए कि अच्छा ये जो कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे और हमारे साथ ऐसा हुआ। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। तो यहाँ पे सिल्क ग्रोअर्स मतलब जो कि सिल्क बनाते हैं, उनका एग्जाम्पल लिया है। चलो उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ अफेक्ट हुई। इन द 18th century, Indian silk was in demand in European markets. तो 18th century के टाइम में इंडियन सिल्क, इंडिया में बनाया जाने वाला सिल्क जो है वो यूरोप के मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। यूरोप में लोग इंडियन सिल्क की डिमांड कर रहे थे। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। तो फाइन क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इंडियन सिल्क रहता था उसको यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा वैल्यू किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था। और इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ गए। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब किसी एक कंट्री से उसका सामान दूसरी कंट्री में बेचा जाए, ठीक है, सेल किया जाए, तो वो होता है एक्सपोर्ट, राइट। मतलब मान लो दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन सम अदर कंट्री से बी, राइट। सो दिस इज एक्सपोर्ट ए कंट्री के हिसाब से। ए कंट्री ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। बट अगर हम बी कंट्री के हिसाब से देखें तो ये कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री से कुछ सामान ले रही है, तो इस कंट्री के लिए क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। तो भेजना होता है मतलब बेचना होता है एक्सपोर्ट, कि अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में हम कुछ बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। और अगर हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से कुछ खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट होता है। तो इन और इम्प से याद रख सकते हो कि इन और इम सिमिलर सा लग रहा है ना, तो जब हम इन कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो क्या है वो इंपोर्ट है। और एक्स एक्स मतलब एग्जिट होता है ना, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्जिट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या है, हम अपनी कंट्री से कुछ और दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है सिल्क का, मतलब कि दूसरे देशों में इंडियन सिल्क जो है वो बहुत ही तेजी से बिकने लगी। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. अब जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुआ, मार्केट एक्सपेंड मतलब जैसे जैसे इंडियन सिल्क की डिमांड अलग अलग देशों में, अलग अलग मार्केट्स में बढ़ने लगी, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोशिश करने लगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो जो सिल्क है उसको उगाएं, सिल्क जो है उसे बनाएं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में लगे, ताकि ये जो ग्रोइंग डिमांड है, मतलब बढ़ती हुई डिमांड है, उसे मीट किया जा सके। ठीक है, हजारीबाग in present day Jharkhand was an area where santhals reared cocoons. तो हजारीबाग जो है वो आज का जो झारखंड स्टेट है उसका एक जगह है। और ये जो एरिया है यहाँ पे सांथल्स जो हैं, जो कि एक ट्राइब है, ये कुकून्स जो है उसे रियर करती थी। कुकून क्या होता है, कुकून देखो सिल्क मॉथ होता है, एक एक तरीके से बटरफ्लाई की तरह एक क्रिएचर मतलब इंसेक्ट होता है, ठीक है।
तो ये सिल्क मॉथ होता है। अब सिल्क मॉथ क्या करता है, जब वो एग देता है उससे पहले क्या होता है, मतलब कि सिल्क मॉथ मॉथ बनने से पहले कैटरपिलर होता है। आपको पता है ना कैटरपिलर होती है, तो कैटरपिलर के बाद ही तो वो बटरफ्लाई बनते हैं, राइट। तो ये जो कैटरपिलर है ना, वो क्या करती है, वो अपने आसपास इस मॉथ में चेंज होने के लिए, मतलब सबसे पहले जो एग था उसमें से कैटरपिलर निकली, उस कैटरपिलर वो क्या करती है, वो अब क्योंकि ये कैटरपिलर तो बनी नहीं रहेगी, इसे बटरफ्लाई भी बनना है, ठीक है, इसे ये मॉथ भी बनना है, ठीक है। तो मॉथ बनने के लिए वो क्या करते हैं, कैटरपिलर ना अपने चारों तरफ एक बहुत ही मतलब ब्लैंकेट की तरह ना अपने चारों तरफ बुन लेता है, ठीक है, अपने ही सलाइवा से, अपने ही जो अंदर से कुछ सिक्रीट करके वो अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा, एक कॉटन का ब्लैंकेट सा बनने लगता है, बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट एक बॉल सी बन जाती है, और इसके अंदर जो है ये कैटरपिलर होती है, और ये कैटरपिलर इसके अंदर ही ये मॉथ बनती है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को जो इसने अपने चारों तरफ ये ब्लैंकेट बुना, इस चीज को हम कहते हैं कुकून। तो जो सांथल्स थे ये कुकून को रेयर करते थे, मतलब वो इस तरीके से सिल्क मॉथ को पालते थे, फिर सिल्क मॉथ जो है वो अंडे देंगे और उससे कैटरपिलर बनेगी, और कैटरपिलर अपने चारों तरफ ये कुकून बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस कुकून से ये जो इसने अपने ब्लैंकेट बनाया ना चारों तरफ, इसी से सिल्क बनता है। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो कि सिल्क में डील करते हैं, मतलब कि जो सिल्क खरीदते हैं बेचते हैं, वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपने एजेंट्स को इन ट्राइब्स के पास भेजते हैं। अब वो एजेंट क्या करते हैं, वो इनको ट्राइब्स को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, और साथ ही साथ उनसे कुकून खरीदते भी हैं। द ग्रोअर्स वर पेड 3 to ₹4 फॉर 1000 ऑफ कुकून्स। तो ये जो ग्रोअर्स है, मतलब जो लोग कुकून को बनाते हैं, उनको रेयर करते हैं, तो उन लोगों को लगभग 1000 कुकून्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रुपए जो है वो दिए जाते थे, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। आज के लिए तो कम ही है, उस टाइम के लिए भी ये जो रुपए 3 है 4 है, ये बहुत ही ज्यादा कम था, मतलब 1000 कुकून्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें 3 या 4 रुपए मिलते थे। These were then exported to बुर्दवान और गया where they were sold at 5 times the price। तो उसके बाद एजेंट्स जो हैं उन्होंने तो बहुत ही सस्ते दाम में, मतलब रुपए 3 या 4 रुपए पर 1000 में कुकून्स को खरीद लिया इन ट्राइब्स से, और उसके बाद उन कुकून्स को क्या किया जाता है, उन्हें बुर्दवान या फिर गया में भेजा जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ना, मतलब वैसे तो ये जो कुकून है वो बुर्दवान या फिर गया में ही भेजे जा रहे हैं, जो कि इंडिया में ही सिटी है, बट स्टिल इन लोगों ने इस चीज के लिए एक्सपोर्ट वर्ड यूज किया है, जो कि हम नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, जब किसी दूसरे देश में हम कुछ बेचते हैं। तो आप इसके साथ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपोर्ट का बेसिक मतलब तो यही होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री में कुछ सेल करते हैं, बट यहाँ पे फिर भी उन्होंने सेम कंट्री के बीच में ही, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं वो तो हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, और हम अपनी कंट्री से ही किसी दूसरे सिटी में, जैसे झारखंड से गया मतलब बिहार वगैरह में भेजा जा रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही वर्ड यूज कर लिया है, बट आप इसके साथ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मतलब मेनली क्या है कि ये जो ट्राइब्स थी इनसे कुकून लेकर एजेंट्स जो हैं वो गया वगैरह में जो कुकून्स हैं वो भेज दिया करते थे, बेचते थे, और उसको कितने दाम पे बेचते थे, लगभग 5 गुना ज्यादा प्राइस पे बेचते थे। मतलब मान लो जो एजेंट्स हैं उन्होंने इन ट्राइब्स से सिल्क कितने का खरीदा, सिर्फ 3 रुपए से खरीदा, 1000 कुकून्स जो हैं वो खरीदे 3 रुपए के, और आगे उन्होंने क्या किया, ये जो 1000 कुकून्स हैं वो मान लो 15 रुपए पर 1000 जो कुकून्स हैं उसके दे दिए, तो मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा प्राइस पे वो आगे बेचते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मुनाफा जो है कमाते थे। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज द डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स। इन लोगों को जो एजेंट्स वगैरह हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मिडिल मैन। अब मिडिल मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये एक्सपोर्टर्स एंड ग्रोअर्स के बीच में एक तरीके से डील करा रहे हैं, क्योंकि मिडिल मैन ने तो कोई वैसे कुछ बनाया नहीं ना, उन्होंने उसने क्या किया, उन्होंने ट्राइब्स से जो ग्रोअर्स हैं, जिन्होंने जो कुकून है वो रियर किया है, उससे खरीद के, ये मिडिल मैन है बीच में इसने क्या किया, इसने बस एक्सपोर्टर को दे दिया। तो इसने क्या किया, एक तरीके से ट्राइब्स और एक्सपोर्ट को मिलाया है, तो उनके बीच में ये एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, एक बीच के पर्सन का काम कर रहा है, इसलिए इसे मिडिल मैन कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है कमाता है, ही मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता है ये सिस्टम से। इनसे सस्ते में खरीदेगा और इनको बहुत ही महंगे दाम में बेच देगा, इस हिसाब से अच्छा पैसा बनाता है। बट जो सिल्क ग्रोअर्स हैं वो बहुत ही कम पैसा कमा पाते हैं। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। अब क्योंकि इस पूरी ट्रेड के सिस्टम से, इन ट्रेडर्स से इन लोग को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था,
कि जो ट्रेडर्स है वो तो भाई 5 गुना ज्यादा प्राइस पे आगे बेच दे रहे हैं, बट इनको बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 3 रुपए, सिर्फ 4 रुपए 1000 कूपन्स के लिए, तो वो उनके लिए बहुत ही कम था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो ट्राइब्स हैं ये ट्रेडर्स को, इन व्यापारियों को और पूरी मार्केट को अपने एनिमी की तरह देखने लगे। अब उन्हें मार्केट जो है, ये जो पूरा सिस्टम था खरीदने बेचने का, ट्रेडर्स व्यापारी उन्हें अपने दुश्मन की तरह नजर आने लग गए। राइट नाउ द सर्च फॉर वर्क। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्राइबल्स को जंगलों में आना जाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था, और उस वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं उन्हें अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर जाना पड़ा और कुछ और काम देखना पड़ा। तो उसी के बारे में है ये सेक्शन कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी कहीं और काम ढूंढने में, और उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब रहती थी। The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. मतलब कि जो ट्राइबल्स अपने घरों से दूर कहीं और काम ढूंढने जाते थे उनकी हालत तो और भी ज्यादा बुरी थी। From the late 19th century, tea plantations started coming up. तो late 19th century मतलब 1880s 1890s से धीरे धीरे करके क्या हुआ, प्लांटेशंस जो हैं, टी प्लांटेशन मतलब कि जो चाय के बागान होते हैं ना, चाय की जो प्लांटेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ माइनिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रही थी, बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रही थी। मतलब कि माइनिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन रही थी, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है काम हो रहा था, और साथ ही साथ टी प्लांटेशन भी इस टाइम तक आ गई थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम। तो बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं उन्हें रिक्रूट किया गया, उन्हें काम पर रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को रखा गया कि कहाँ पे, जो असम की टी प्लांटेशंस हैं उनमें काफी सारे ट्राइबल्स को रखा गया। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, साथ ही साथ जो झारखंड की कोल माइंस थी उनमें भी काफी सारे जो ट्राइबल्स थे उनको रिक्रूट किया गया। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इन लोगों की ये जो रिक्रूटमेंट होती थी, इनको ये जो काम मिलता था वो मिलता था किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। मान लो यहाँ पे माइन वगैरह है, अब इसमें इस माइन के ओनर को कुछ लोग चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, तो ये क्या करेगा, ही विल कॉन्टेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, फिर इन ट्राइबल्स को हायर करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने इन ट्राइबल्स को एक तरीके से हायर किया और फिर इसको इस माइन में भेजा कि ठीक है तुम अब इस माइन में काम करने जाओ। तो इस माइन वाले ने तो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्टर को बोला था भैया मुझे बंदे चाहिए, तुम काम के लिए भेज दो। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ट्राइबल्स को लाया और काम पे भेज दिया। बट ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये इन ट्राइबल्स को बहुत ही ज्यादा कम पैसे देता था उनके काम के लिए। मान लो ये माइन वाला फिर भी कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा रुपए दे रहा है कि तुम्हें आगे अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें पैसा देना होगा, तो ये खुद तो अच्छा खासा पैसा लेता है, बट आगे ट्राइबल्स मतलब कि जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही कम पैसा देता था। तो जो ट्राइबल्स थी उनकी वेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा लो थी, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और साथ ही साथ इन लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए भी रोका जाता था। अगर ये लोग कोशिश करते थे कि भाई छुट्टी लेके अपने घर जाएं, या फिर कैसे भी परमानेंटली भी अगर ये लोग घर जाना चाह रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा रोक लगाई जाती थी, इनको जाने नहीं दिया जाता था। तो इनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब आपको इस सिचुएशन की जो गंभीरता है वो और ज्यादा इससे पता चलेगी जो यहाँ पे बात बताई हुई है। कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948। तो यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, ये दो कोल माइनर्स हैं, ये कोल जो माइन है उसमें काम करते हैं। So in 1920s, about 50% of the miners in Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals. तो बिहार की जो झरिया और रानीगंज की कोल माइने हैं उसमें लगभग 50% जो वर्कर थे ना वो ट्राइबल्स थे। ठीक है, वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वाज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वाज ऑफन लिटरली किलिंग। मतलब कि अब माइंस क्या होती हैं, उनमें जो गड्ढे वगैरह खोद खोद के, मतलब उसमें पूरा नीचे जमीन के नीचे से खुदाई करनी होती है, फिर कोल वगैरह निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये जो है ये ऊपर का सरफेस है और नीचे इस तरीके से माइंस है, ये जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर मान लो इतने अंदर तक उन लोग को जो है यहाँ पे खुदाई करनी पड़ रही है माइंस की। तो ये जो पूरा काम है ये बैक ब्रेकिंग तो होता था, मतलब एकदम कमर तोड़ने वाला, बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम होता था, डेंजरस होता था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम जमीन के अंदर काम कर रहे हो, और कभी भी नहीं पता होता कि ये जो ऊपर की रूफ है वो कब कोलैप्स कर जाए। और ऊपर से तो कोल की माइन है, मान लो कोई चिंगारी भी लग गई तो यहाँ तो बहुत ही बड़ा धमाका हो जाना है ना। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें टाइम भी नहीं मिलेगा कि वो यहाँ से निकल पाए।
सो इट वॉज रियली डेंजरस, और ये आज भी डेंजरस है। जो लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं, इट इज रियली डेंजरस फॉर देम टू वर्क देयर, राइट। तो और डेंजरस तो था ही था, इसके साथ लिटरली किलिंग, मतलब कि लोगों की जान जा रही थी, ये जानलेवा काम था। सो in the 1920s, over 2000 workers died every year in the coal mines in India. लगभग 1920s में क्या हुआ, उस टाइम से लेकर मतलब ऐसा देखा गया कि लगभग हर साल 2000 वर्कर्स की जानें जा रही हैं कोल माइंस में काम करने से। सो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, इट इज अ बिग नंबर, और इसमें मतलब 2000 लोगों की जान जा रही है माइंस में काम करने की वजह से। और ये जो लोग थे वो ज्यादातर ट्राइबल्स थे, जैसा कि हमने देखा। तो जो ट्राइबल्स थे, देयर लाइफ वाज नॉट एट ऑल इजी, उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले उनकी लाइफ फिर भी थोड़ी बहुत बेटर थी, बट जैसे ही ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए, जैसे ही ट्रेडर्स अपना फायदा देखने लग गए, वैसे ही इनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा खराब होने लग गई। अ क्लोजर लुक। Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay. So हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस ट्राइबल्स पे लगा दी थी। वो अपने जंगलों में अब फ्रीली आ जा नहीं सकते थे, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, अपने घर वहां नहीं बना सकते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते थे। सो देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस दैट वर पुट ऑन द ट्राइबल्स बाय द ब्रिटिशर्स, एंड we also read that how money lenders and traders were exploiting the tribal people. तो इन सभी दिक्कतों के कारण क्या हुआ, 19th एंड 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने मतलब अलग अलग देश के पार्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं उन्होंने रेबल करना स्टार्ट कर दिया। रेबल मतलब एक तरीके से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, इन लॉज के खिलाफ, इन रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। तो किस किस चीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, ये जो लॉज थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, दे वर नॉट अलाउड टू डू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वो अपनी खेती अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उन सब के खिलाफ फिर इन्होंने आवाज उठाई। न्यू टैक्सेस जो उन्हें पे करने पड़ रहे थे, और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, इन सभी चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। द कोल्स रेबेल्ड इन 1831 टू 1832। जो कोल्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, कोल्स जो है एक ट्राइबल ग्रुप है, तो इसने 1831 से लेकर 32 में रेबेल किया। सांथल्स जो हैं उन्होंने 1855 में अपनी आवाज उठाई। बस्तर रेबिलियन जो है वो 1910 में स्टार्ट हुआ, एंड साथ ही साथ जो वर्ल्डली रिवोल्ट है महाराष्ट्र का वो 1940 में हुआ। और इसी तरह के रिवोल्ट्स में से एक था जो कि बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था। So remember we learned about the Birsa in the introduction video of this chapter, right? So we are going to read in detail now about Birsa Munda and how he led a revolt against the Britishers. So Birsa Munda, he was born in the mid 1870s. So वो 1870s के बीच में लगभग 1875-76 मतलब यहाँ इस टाइम पे पैदा हुए थे। He was a son of a poor father. उनके पिताजी जो हैं वो बहुत ही गरीब थे, ज़्यादा अच्छी फैमिली नहीं थी। वो फॉरेस्ट के, जंगलों के अराउंड ही पले बढ़े। जो बोहोंडा के फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उसी के आसपास उनकी जो लाइफ है वो बीती। वो भेड़ों को चराते थे, फ्लूट बजाते थे, मुरली बजाते थे, वो लोकल अखाड़ाज में डांस करते थे। अब क्योंकि उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सिचुएशन है, इट वाज नॉट दैट गुड बिकॉज दे वर अ पुअर फैमिली। और एक गरीब फैमिली के कारण क्या हुआ, जो उनके पिताजी हैं उन्हें जगह जगह जाके घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था काम के लिए। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इस उम्मीद में कि उन्हें काम मिल जाएगा, काम ढूंढने के लिए वो बहुत ज्यादा घूमते थे। एज एन एडोलिसेंट, बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार्स, लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो जब वो बड़े हो रहे थे, जब वो आपके लगभग जितने एज के थे, तो उन्होंने मुंडा अपराइजिंग मतलब कि मुंडाज ने किस तरीके से आवाज उठाई, इस सब के बारे में काफी सारी कहानियां पढ़ी थी। और उन्होंने ये भी सुना था कि जो सिरदार हैं, सिरदार मतलब कम्युनिटी का जो लीडर है, वो किस तरीके से लोगों को मतलब एक तरीके से उन्हें मोटिवेट करते थे, उनसे आग्रह करते थे कि किस तरीके से वो रिवोल्ट के लिए खड़े हों। तो मतलब कि जो मुंडाज हैं वो अपनी आवाज उठा रहे थे, और मुंडाज की जो लीडर हैं वो अपने लोगों को इस चीज के लिए परस्यू कर रहे थे कि भाई आप रिवोल्ट में खड़े हो, आप भी इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Dikus
and they said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. So जो बिरसा हैं उन्होंने साथ ही साथ गोल्डन एज के बारे में भी सुना था. गोल्डन एज मतलब एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे जो मुंडास हैं वो बहुत ही फ्री थे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो अपने जंगलों में कहीं भी आ जा सकते थे, वो कोई भी तरह का काम कर सकते थे, किसी भी तरीके से वो रह सकते थे. मतलब उनमें उनके ऊपर जब ऑपरेशन नहीं था डिकूज का. डिकूज मतलब क्या होता है? आउटसाइडर, बाहरी जो लोग हैं, बाहरी मतलब ब्रिटिशर्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो ये इन ट्राइबल्स के लिए डिकूज थे, आउटसाइडर्स थे. तो इन सब लोगों का ऑपरेशन नहीं था उस टाइम पे. तो ये पास्ट की बात हो रही है जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह जो थे यहाँ पे नहीं थे और ये लोग अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जी रहे थे. और लोग कहते थे कि एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमारे जो पुराने राइट्स हैं, हमारी जो पुरानी स्थिति थी, जो सिचुएशन थी हमारी, वो वापस लौट कर आएगी, हम पहले की तरह ही वापस से अपनी फ्रीडम जो है वो एंजॉय कर पाएंगे. तो इस तरीके से जो बच्चे थे, जो बिरसा थे, वो अपने एडोलेसेंट में ये कहानियां सुनते थे और लोगों को इस तरह की बातें करते सुनते थे कि किस तरीके से एक गोल्डन एज हुआ करती थी जब हम बहुत ही फ्री रहते थे, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हम वापस से वो फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region. जो बिरसा मुंडा हैं, तो जो ये लोग थे, ये अपने आप को उन लोगों के डिसेंडेंट, उन लोगों के वंशज समझते हैं जो कि इस एरिया में सबसे शुरू में रहने आए थे, सबसे शुरू में यहाँ पे सेटल हुए थे. तो उन लोगों के ये अपने आप को वंशज मानते हैं. और वो जो अर्ली सेटलर्स थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने लैंड के लिए लड़ाई लड़ी थी. तो इसमें लिखा हुआ है फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई. तो उसको क्या बोला गया कि अपनी जमीन के लिए वो लड़ा करते थे, जिसे कि मुल्क की लड़ाई कहा जाता था. और इस तरीके से लोगों को रिमाइंड किया जाता था कि उन्हें अपना जो किंगडम है, अपना जो साम्राज्य है, वो वापस लेने की जरूरत है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब एक प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जा रही है कि अभी वो फ्रीडम जो है लोगों के पास नहीं है. जो मुंडाज हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, अभी उनके पास वो फ्रीडम नहीं है जो वो कभी पहले एंजॉय किया करते थे. तो उनके जो पूर्वज थे वो मुल्क के लिए लड़ते थे, मतलब अपनी लैंड के लिए लड़ते थे. तो इसी तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि आज भी हमें जरूरत है कि हम अपने किंगडम को वापस से उसको प्राप्त करें, वापस से अपने किंगडम पर राज करें, और ये जो दिकूज हैं उनको यहाँ से भगाएं. हमें अपनी फ्रीडम जो है वो रिस्टोर करनी है. तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता था. बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज. तो मिशनरी क्या होता है? ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके स्कूल्स होते हैं, उनको मिशनरी कहते हैं. तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उन्होंने ना ज्यादातर जो ट्राइबल इलाके हैं, जो बहुत ही एक तरीके से उतने ज्यादा डेवलप्ड इलाके नहीं है, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें उन्होंने मिशनरीज जो है वो सेटअप कर दी. व्हाट देयर एम वाज कि वो जितने ज्यादा लोगों को उनकी जो सोच है वो दे पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, इनमें वही चीज पढ़ाई जाएगी जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं. तो ब्रिटिशर्स का क्या एम था कि अगर वो ऐसे इलाकों में मिशनरी स्कूल सेटअप करवा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन लोगों की सोच वैसी ही बनेगी जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं. मतलब कि ब्रिटिशर्स इन लोगों को अपने हिसाब से ढालने के लिए मिशनरी स्कूल्स जो हैं उन्होंने सेटअप किया और यहाँ पे लोग पढ़ने लग गए. तो बिरसा जो है वो भी इसी तरीके के मिशनरी स्कूल में गए, वहां पे उन्होंने मिशनरी सरमन्स को सुना. सरमन्स क्या होता है? जब रिलीजन से रिलेटेड बातें एक तरीके से बताई जाती हैं तो उस चीज को सरमन्स कहते हैं. तो जो इन मिशनरीज में जो बिरसा हैं उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हैं वो सुनी. देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. और उन मिशनरीज में भी जो मुंडा है उन्होंने क्या सुना, तो बिरसा ने क्या सुना, इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास, कि वहां पे लोग कहते थे कि मुंडास के लिए पॉसिबल है कि वो अपना किंगडम जो है, जो उनका हेवन ऑफ किंगडम ऑफ हेवन है, मतलब उनकी जो एक तरीके से स्वर्ग जैसी जमीनें हैं जो कि कभी पहले उनके पूर्वजों की होती थी, अब उस पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो राज करते हैं. मतलब कि वो अपना जो फ्रीडम है वो वापस से अटेन कर सकते हैं, वो अपने किंगडम पर वापस से राज कर सकते हैं एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और अपने जो उनके अधिकार खो गए हैं, जो उनके अलग अलग अधिकार थे, अपनी जमीन पे अपनी तरीके से खेती करना, वहां पे फ्रीली आना जाना फॉरेस्ट में, तो ये सभी तरीके के जो राइट्स ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन लिए थे, तो उन राइट्स को भी जो मुंडास हैं वो रीगेन कर सकते हैं, वापस से प्राप्त कर सकते हैं. बट ये होगा कैसे? दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस. बट क्योंकि ये तो मिशनरी स्कूल था, क्रिश्चियंस यहाँ पे थे, तो वो लोग क्या बोलते थे, जो क्रिश्चियंस रहते थे वो ये बोलते थे कि तुम्हें तुम्हारे जो भी खोए हुए राइट्स हैं, तुम्हारा जो किंगडम है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा वापस, बट उसके लिए तुम्हें एक अच्छे क्रिश्चियंस बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अच्छे ईसाई बनना पड़ेगा, और अपनी जो तुम्हारी बैड प्रैक्टिसेस हैं
उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश मतलब कि ट्राइबल्स जो अपनी पुराने जमाने से जो भी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, वो जिस तरीके से अपना जीवन जीते थे, उनको ब्रिटिशर्स बैड प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम जीते आ रहे हो ना, उसको छोड़ दो और अच्छे क्रिश्चियंस बन जाओ, तब तुम्हें तुम्हारे सारे राइट मिल जाएंगे। Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnava preacher. बाद में बिरसा ने क्या किया, एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर थे। वैष्णव कौन होता है? वॉर्शिपर्स ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो बिरसा ने काफी सारा टाइम एक वैष्णव प्रीचर के साथ बिताया, मतलब कि एक ऐसे भक्त के साथ बिताया जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, तो उनके साथ काफी टाइम बिताया। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. तो जो बिरसा थे वो सैक्रेड थ्रेड, लोग जनेऊ पहनते हैं ना, तो उसको पहनने लग गए और साथ ही साथ वो प्योरिटी एंड पाइटी की जो वैल्यू है वो समझने लग गए। प्योरिटी का मतलब तो आपको पता है शुद्धता, और पाइटी का मतलब होता है भगवान की रिस्पेक्ट करना, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। तो इस चीज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बिरसा को समझ आई जब वो वैष्णव प्रीचर के साथ रहे कुछ टाइम। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही कम इन टच विद हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। तो जब बिरसा बड़े हो रहे थे तो काफी सारे आइडियाज से वो इंट्रोड्यूस हुए, मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो उनसे अलग अलग तरीके की बातें करते थे। एक जो हमने आइडिया के बारे में सुना कि किस तरीके से ये बोला जाता था कि जो जिस तरीके से हमारे पुराने राइट्स थे, जो हमारे अर्ली सेटलर्स जिस तरीके से अपने मुल्क की लड़ाई करते थे, वो चीज हमें भी करनी होगी, हमें भी अपना किंगडम जो है वापस से लेना होगा। तो इस तरीके के अलग अलग आइडियाज जो हैं वो बिरसा ने सुने और वो उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनका असर काफी ज्यादा हुआ बिरसा पर। His movement was aimed at reforming tribal society. तो उनकी जो मूवमेंट थी उसका मेन एम क्या था कि जो पूरी ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना, उसे बदलना। He urged the Mundas to give up drinking liquor. उन्होंने जितने भी मुंडास थे उनसे ये रिक्वेस्ट की, उनको मोटिवेट किया कि भाई आप जो लिक्वर है मतलब शराब वगैरह है वो पीना छोड़ दो, अपने विलेजेस को साफ सुथरा रखो, और जो विच क्राफ्ट होता है, सॉर्सरी होता है, विच क्राफ्ट मतलब कि जैसे जादू तो टोना होता है ना, टोना टोटका हमने सुना है, तो उन सब चीजों से विश्वास करना छोड़ दो, ऐसा बिरसा बोल रहे थे। साथ ही साथ सॉर्सरी क्या होता है, जैसे काला जादू होता है, तो काला जादू हो गया, टोना टोटका हो गया, इन सब से लोगों को विश्वास करने से मना कर रहे थे कि ये सब बकवास है, इस पे आप विश्वास मत करें और शराब पीना छोड़ दें, अपनी जगहों को, अपने गाँव को, सबको क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। But we must remember that Birsa also turned against the missionaries and Hindu landlords. तो जो बिरसा हैं वो बाद में क्या हुआ कि वो मिशनरीज के खिलाफ हो गए, मतलब कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो ये क्रिश्चियन स्कूल्स चल रहे हैं उनके खिलाफ हो गए, और साथ ही साथ हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ भी जो बिरसा है वो आवाज उठाने लग गए। He saw them as outside forces that were running the Mundas way of life. तो उन्होंने मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? क्योंकि बिरसा जो हैं वो ऐसा मानते थे कि जो ये लोग हैं, मिशनरीज हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ये लोग आउटसाइड फोर्सेस हैं, ये दिक्कूज हैं, ये बाहरी लोग हैं जो कि उनकी लाइफ को, मुंडास की लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1895 में बिरसा ने क्या किया कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो बिरसा के बहुत सारे जो फॉलोअर्स बन गए थे, लोग ऐसा मानने लगे थे कि बिरसा जो है वो भगवान के दूत हैं, भगवान के बंदे हैं, और उन्होंने मुंडास की लाइफ को बदलने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो मुंडा के बन गए थे। लोगों को लगता था कि बिरसा के अंदर जो है बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, तो इस वजह से उनके काफी सारे फॉलोअर्स बन गए थे। और बिरसा ने क्या किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे ये अर्ज किया, उनको परसुएड करने की कोशिश की कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को रिकवर कर सके, मतलब कि उनका जो पास्ट है वो किस तरीके से पुराने टाइम में फ्रीली अपनी जिंदगी जीते थे, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे, तो उस टाइम को, वो जो गोल्डन एज है उसे वो वापस पाएं। तो इस तरीके से बिरसा जो है अपने फॉलोअर्स को बोल रहे थे। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज इन द पास्ट। उन्होंने जो स्वर्णिम युग था, मतलब कि एक ऐसा टाइम जब वो फ्री थे, इन सब ऑपरेशन से फ्री थे, जब दिकूज उन पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे, तो उस टाइम को वो गोल्डन एज कह रहे हैं। और उसको बोला कि हमें अपने पास्ट को वापस से लाना होगा। सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, मतलब वो एक पुराना टाइम ऐसा था जो कि सच वाला टाइम था। सतयुग जैसे आप सबने सुना होगा कि वो युग जो कि सच्चाई पे आधारित था, जिसमें सब लोग सच बोलते थे, कोई किसी का बुरा नहीं करता था। तो वो टाइम जो है वो हमें वापस लाना होगा। व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडास की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, स्टेड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। तो एक ऐसा टाइम जब जो
मुंडाज हैं वो एम्बैंकमेंट्स जो है वो बनाते थे। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है कि जैसे रिवर वगैरह के साइड में ना वॉल टाइप बना देना, ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो, पत्थर वगैरह साइड में बड़े बड़े लगा देना ताकि पानी जो है वो ओवरफ्लो होके बाहर ना आए, तो वो एम्बैंकमेंट्स बनाते थे वो उस टाइम पे। नेचुरल स्प्रिंग्स जो हैं उनको अपने तरीके से यूज करते थे, बड़े बड़े ट्रीज लगाते थे, बहुत सारे ऑर्चार्ड्स मतलब कि जो फलों के बागान हैं वो लगाते थे। कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, खेती करते थे ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छे से चला पाएं। तो ये सब काम वो पुराने टाइम में करते थे। तो ये हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा कि वो एम्बैंकमेंट्स वगैरह बना रहे थे, तो ये सब जो है वो उस टाइम की बात है जब वो सतयुग कह रहे हैं, गोल्डन एज की बात कर रहे हैं कि उस टाइम हम जो कुछ करते थे वो अभी हमें वापस से लाना होगा। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरन्स एंड रिलेटिव्स, कि वो लोग अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को, ब्रेथरन मतलब क्या होता है एक तरीके से भाई जो होते हैं उन्हें नहीं मारते थे, अपने रिलेटिव्स को नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड। बिरसा चाहते थे कि लोग वापस से अपनी जमीनों पर काम कर सकें, सेटल डाउन हो जाएं और अपनी जमीनों को कल्टीवेट करें, उस पर खेती करें। तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उन्हें उनकी जमीनों से एक तरीके से बेदखल कर दिया था, उनके जंगलों से उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उनके जंगलों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि वो अपने जंगलों में आ जा नहीं सकते, तो बिरसा चाहते थे कि लोग जो हैं वापस से वो सभी काम कर सकें जिन पे कि अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अब जब ये सब चल रहा था, जब बिरसा जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो ऐसा तो था नहीं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता नहीं चलेगा इस बारे में और वो टेंशन में नहीं आएंगे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ही वरी हो गए थे, बहुत ही टेंशन में आ गए थे इस चीज को लेकर। और सबसे ज्यादा जो उन चीज को सबसे ज्यादा जिस चीज का ब्रिटिशर्स को डर था वो ये था कि ये जो मूवमेंट थी इसका पॉलिटिकल एम था, मतलब कि एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हम अपने किंगडम को वापस से उस पर राज करना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिकल एम हो गया कि वापस से इस जगह पे अपना राज चाहते हैं। तो जो बिरसा मूवमेंट है वो क्या चाहती थी, वो मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट, इन सबको वो अपने एरिया से बाहर निकालना चाहती थी और चाहती थी कि वहां पे मुंडा राज जो है वो स्थापित किया जाए, जिसका हेड कौन हो, बिरसा हो। ठीक है, तो ऐसा जो बिरसा की मूवमेंट है उसका एम था कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं, जितने भी दिकूज हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, मिशनरीज हो, मनी लैंडर्स हो, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो, इन सबको बाहर निकाल दिया जाए और वापस से अपना राज जो है वो स्थापित किया जाए, मुंडा राज सेटअप हो और उसका हेड कौन रहेगा, बिरसा। तो ऐसा इस मूवमेंट का एम था और इसी चीज से ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडाज वर सफरिंग। तो जो मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सभी जो ट्राइबल्स हैं वो क्या मान रहे थे कि जितने भी ये लोग हैं, मिशनरीज हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, ये जितने भी लोग हैं वो सब ही इनकी मिजरी का, इनके दुख का कारण है। मतलब जो भी कुछ इन्हें दिक्कतें हो रही हैं वो इन दिकूज की वजह से हो रही हैं, वो इन आउटसाइडर्स की वजह से हो रही हैं। जो लैंड पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लाए थे उसकी वजह से उनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है वो खतरे में आ रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। मतलब जिस तरीके से पुराने टाइम से वो अपनी जमीनों को यूज करते आ रहे थे, अब उस चीज को रोका जा रहा था। ब्रिटिशर्स जो है वो नई नई लैंड पॉलिसीज ला रहे थे जिसकी वजह से अपने जमीनों को अपने तरीके से ट्राइबल्स यूज नहीं कर पा रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ट्राइबल्स की, मुंडास की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और साथ ही साथ मिशनरीज जो हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। किस तरीके से वो बोल रहे थे कि तुम्हें सारे राइट्स वापस मिल जाएंगे, बस तुम्हें अच्छा क्रिश्चियन बनना होगा और बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा। तो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को वो बैड प्रैक्टिसेस कह रहे थे। अब कैसे बैड प्रैक्टिसेस, जो मुंडाज हैं वो तो पुराने टाइम से इसी तरीके से जीते आ रहे हैं, वो तो वही प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, अब तुम आके अचानक से कह दो ये तो सारी बैड प्रैक्टिसेस है, तो वो तो गलत होगा ना। मतलब कि उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को ये जो मिशनरीज हैं वो क्रिटिसाइज कर रही थी और इसी वजह से बिरसा जो है वो बहुत ही गुस्सा थे इन लोगों पर। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट जो है वो बढ़ती गई, फैलती गई, तभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया, उनको बंदी बना लिया और उनको दंगे भड़काने के आरोप में 2 साल के लिए जेल जो है वो कर दिया गया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. जब उनको 2 साल बाद जेल से छोड़ा गया, तब 1897 में बिरसा जो है वो गांव से गांव घूमने लग गए और उन्होंने कोशिश की वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सपोर्ट जो है वो पा सके। और सपोर्ट गैदर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, उस सब का इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों की सपोर्ट पा सकें और लोगों को अर्ज किया, उनसे आग्रह किया कि रावण को डिस्ट्रॉय करना है। रावण कौन, मतलब रावण तो बुराई का प्रतीक होता है ना, तो रावण उनके लिए कौन था, दिकूज एंड यूरोपियंस, ये जो आउटसाइडर्स थे, उन सबको रावण कह के उन्होंने पुकारा और कहा कि इस रावण का हमें वध करना है, इसे डिस्ट्रॉय करना है।
और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना है जो कि मुंडास का होगा, और उसका लीडरशिप कौन करेगा? बिरसा जो है उसके लीडर रहेंगे। बिरसा's followers began targeting the symbols of दिकू एंड यूरोपियन पावर। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे करके जो दिकूज के सिंबल थे, है ना, जिस तरह के सिंबल्स दिकूज यूज करते थे और यूरोपियन पावर के जो सिंबल्स थे उनको टारगेट करने लग गए, उनको डिस्ट्रॉय करने लग गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, चर्चेस पे जो अटैक है वो स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ मनी लैंडर्स और जमींदारों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर रेड करनी स्टार्ट कर दी, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जितने भी दिकूज थे अब उन पे वो अटैक करने लगे थे, उनकी प्रॉपर्टीज का वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे। और उन्होंने एक सफेद झंडा जो है वो लहराया बिरसा के राज के प्रतीक में, मतलब कि वो एक व्हाइट फ्लैग को सिंबल मान रहे थे बिरसा राज का। बट 1900 में क्या हुआ, बिरसा जो है उनकी कॉलेरा से मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, और ये जो मूवमेंट है वो फेड हो गई। मतलब अब ये मूवमेंट जो है वो धीमी पड़ने लगे, इसमें उतना ज्यादा जोश नहीं रहा जितना कि पहले था जब बिरसा जिंदा थे। उस टाइम पे जो आक्रोश था लोगों के बीच में, जिस तरह उस टाइम पे जिस तरह की ये मूवमेंट साइज ले रही थी, मतलब जितने बड़े लेवल पे मूवमेंट हो रही थी, तो वो सब अब कम हो गया था। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट टू वेज। बट जो भी हो, ये जो मूवमेंट थी जो बिरसा ने लड़ की थी वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट थी दो तरीकों से। पहला क्या था कि इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसको फोर्स किया था, उसको मजबूर कर दिया था कि वो इस तरीके के लॉज लाए जिससे कि ट्राइबल्स की जो लैंड है उस पे दिकूज जो है वो आसानी से टेक ओवर ना कर पाए। मतलब कि क्या होता था कि पहले जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनकी वजह से ट्राइबल पीपल की जमीनों पे कोई भी आके किसी भी तरीके से आसानी से कब्जा कर लेता था। बट इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मजबूर हो गई कि इस तरीके के कानून ले आए कि ट्राइबल्स की जमीन पे कोई भी आसानी से कब्जा ना कर पाए। और दूसरे जो कारण था जिस वजह से ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये था कि इस मूवमेंट के वजह से ये प्रूव हो गया कि जो ट्राइबल पीपल है ना उनमें कैपेसिटी है कि वो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और अपना जो एंगर है वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ शो कर सकते हैं। मतलब कि वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आक्रोश दिखा सकते हैं। और उन्होंने जो मूवमेंट है वो अपने ही स्पेसिफिक तरीके से की, अपने अंदाज में की। उन्होंने अपने खुद के रिचुअल्स बनाए, अपने सिंबल्स बनाए स्ट्रगल के। मतलब उन्होंने जो मूवमेंट चलाई वो अपने तरीके से चलाई, अपने वे में चलाई, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो कामयाब भी रहे। जैसे ब्रिटिशर्स ने नए लॉज बना दिए, जिस तरीके से उनकी पावर जो है वो एक तरीके से प्रूव हो गई कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, वो इन ब्रिटिशर्स को घुटनों टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट थी जो बिरसा ने लड़ की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तरीके से जो शुरुआत हुई ट्राइबल्स की आजादी की, तो वो यही थी। So with this, we have come to the end of our chapter number 4 of class 8th history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. We'll meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.